मार्केट के अंदर थोड़ा सुस्त सा आपको ट्रेड दिखेगा। हालांकि आज देखा जाए तो वीकली एक्सपायरी भी है। 15 तारीख की निफ्टी की वीकली ऑप्शंस आज कट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, एक्सपायर हो जाएंगी। लेकिन ठीक उससे पहले गिफ्ट निफ्टी को आप सिर्फ 3 ही पॉइंट ऊपर देख पा रहे हैं। एक्चुअली कल का दिन भी ऐसे ही था। कल चर्निंग हो रही थी, आपने देखा ही होगा कि बैंक निफ्टी लाल निशान में और निफ्टी हल्के से हरे निशान में था। मेरे साथ अभिषेक होंगे जो अगले 2.5 घंटे हमारे साथ बने रहेंगे, मेहमानों को कनेक्ट करेंगे, एक एक स्टेप करके चरणबद्ध तरीके से सारी की सारी जानकारी आराम से, सलीके से और आपके फ़ायदे के हिसाब से कैलकुलेट करते हुए आपके सामने रखेंगे। ना हमारे पास एग्रेशन है, ना हमारे पास डिप्रेशन है, हमारे पास फैक्चुअल डाटा है, हमारे पास खबर है बताने के लिए, हमारे पास आपका फ़ायदा छुपा हुआ है। तो इसलिए इस कार्यक्रम को देखना, समझना ना आपकी वैसे ही ज़रूरत है, बल्कि ये मस्ट बना लीजिए कि सुबह 8 बजे आइए और 10:30 बजे की मॉर्निंग डोज लेके, यानी कि बाज़ार खुलने से 1.5 घंटा पहले, 1 घंटा पहले और बाज़ार खुलने के 1-1.5 घंटे बाद आपको सारी जानकारी समेट के हम आपके सामने इसी कार्यक्रम में रखेंगे। अब वो कैसे कैसे जानकारी होंगी, किस किस तरीके से आज बातचीत होगी, उसको हम एक रूपरेखा में बांध देते हैं। वो जो रूपरेखा है वो 4 विंडोज़ में आती हैं। पहले आपके सामने 4 विंडोज़ लेके आइए ताकि आपको ये पता लग पाए कि इस समय के बड़े संकेत कौन से हैं। पहला, नैस्डैक तो 137 अंक बढ़ा है, गिफ्ट निफ्टी पे आज फ्लैट संकेत है। दूसरा, एफआईज कैश मार्केट में लौटा है लेकिन होल्डिंग्स ज़्यादा नहीं बढ़ी। दूसरा, इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर भी क्वाली आई। तो कुल मिला के सेकेंड डे ऐसा है जब बाजार के अंदर एफआईज का मामला भी ठंडा सा पड़ गया है, यानी कि कोई मेजर बदलाव नहीं दिखा। इसके अलावा आयशर के मिले जुले नंबर्स, ल्यूपिन, मुथूट और जुबलेंट के अच्छे नतीजे हैं। जुबलेंट पे एक स्टोरी टर्की वाली भी चल रही है, उसको भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एनसीसी, एलआईसी हाउसिंग और पीबी फिनटेक के नंबर्स आज होंगे और एक शुगर की लिस्टेड कंपनी है फार्मास्यूटिकल्स में, एफ&ओ में भी बलरामपुर चीनी, उसके भी नंबर्स आज आपके सामने होंगे। तो ये 4 अहम ट्रिगर के साथ हमने विंडोज़ में डाल दिए हैं और इसी पे ही ज़्यादा चर्चा होगी, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा बनती है। अब जरा ग्लोबल मार्केट्स का एक राउंड अप, यानी कि एक पूरा फुल फ्लैश तरीके से चेक करा लेते हैं। मैं राउंड अप इसलिए बोलता हूं क्योंकि इसके अंदर क्रूड का जानकारी आएगी, इसके अंदर क्रिप्टोस के बारे में कुछ एबनॉर्मलिटी आएगी तो वो आपको पता लग जाएगा, और ग्लोबल लीडर्स क्या कर रहे हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क पे क्या हो रहा है, ये सब कुछ एक एक करके अभिषेक आपको बताने जा रहे हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। जरा बताइएगा ग्लोबल मार्केट पे हर फ्रंट पे हुआ क्या है? डिम्पी, गुड मॉर्निंग। देखिए, ग्लोबल बाजारों से अगर हम इंडेक्स के लिए संकेत के तौर पर देखें तो बहुत ज़्यादा आज कोई संकेत नहीं है, और उसकी वजह ये रही कि अमेरिकी बाजारों में कल की जो क्लोजिंग रही हो मिली जुली रही है। जो उत्साह बिल्ड हुआ था अमेरिका और चीन के बीच में डील के बाद से, अब धीरे धीरे कहने क्यों नहीं स्टीम लूज हो रहा। अब नए ट्रिगर चाहिए बाजार के लिए। नए ट्रिगर क्या होंगे अमेरिका में? कुछ इकोनॉमिक आंकड़े होंगे, आज प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आएंगे। इसके अलावा वहां पर हम देखेंगे कि वीकली जॉबलेस क्लेम्स के नंबर आएंगे, कुछ और डेटा आने वाले हैं जो कि आज आएंगे, तो यहां से एक नई चाल दिखेगी। लेकिन एक चीज जरूर है कि वहां पर जो आईटी शेयर है अमेरिका में, उनमें जोश लगातार कायम है, उनमें किसी थकान के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, और वो आपको नैस्डैक के जरिए पता चल जाएगा। इस हफ्ते की अगर हम सिर्फ बात करें तो नैस्डैक में करीब 7.25% के आसपास का उछाल आ चुका है। जो दूसरा अहम इंडेक्स है एसएनपी, वो 4% चढ़ा है। डाउ जोन्स थोड़ा सा लगाट रहा है और डाउ जोन्स की जो तेजी रही है करीब 2% की नेट रही है, और उसकी वजह यह है कि बाकी इंडेक्स तो लगातार चल रहे हैं। नैस्डैक में 6 दिन की तेजी हो गई है, लेकिन डाउ जोन्स में 2 सत्र से कमजोरी हो रही है। कल भी करीब 90 अंक गिर के डाउ जोन्स बंद हुआ है। तो ये चीज है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन एक बता देता हूं जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एक कंपनी वहां पर है फुट लॉकर, और हालांकि छोटे साइज के शेयर है, $8-9 के या $10 के आसपास के उसके प्राइसेस थे। उसको 60% शेयर में कल हमने तेजी देखी, और उसकी वजह यह है कि उसका एक्विजिशन होने जा रहा है $2.3 बिलियन में। एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है यूनाइटेड हेल्थ, उसमें 8% की गिरावट आई है, और उसकी वजह यह है कि खबर ये आ रही है कि हेल्थ जो जस्टिस डिपार्टमेंट है अमेरिका में, वो उसकी जांच करने वाला है। आईटी शेयरों की अगर हम तेजी की बात करें तो एनवीडिया ने एक करार भी किया है सऊदी अरब के साथ, करीब 15,000 सेमीकंडक्टर चिप्स बेचने के लिए, तो उसमें लगातार तेजी है। इस हफ्ते 16% चढ़ गया। टेस्ला, जो कि काफी ज्यादा पिटा था पिछले अगर हम 4-5 महीने की बात करें तो टेस्ला में करीब 16% के आसपास की तेजी आ गई है। इसके अलावा अमेजॉन, अल्फाबेट और मेटा, ये शेयर भी 8 से 11% चढ़े हैं। तो आईटी वाला खेमा पूरी तरह से एक्टिव है। बस ध्यान देने वाली चीज ये है कि अमेरिका में जो भी आईटी या टेक्नोलॉजी कंपनी है वो प्रोडक्ट बेस्ड है। हमारी भी जो कंपनीज हैं वो सर्विसेज वाली हैं, फिर भी सेंटिमेंट के लिहाज से पॉजिटिव है। अगर अमेरिका में चीजें बेहतर होती हैं तो उनको फायदा जरूर मिलने वाला है। एशिया की बात करें, एशियाई बाजार अब एसेस कर रहे हैं कि जो
जो चीन और अमेरिका के बीच में जो डील हुई है उसके कितने दूरगामी परिणाम होंगे, आगे क्या होगा। हालांकि 90 दिन की ही अरेंजमेंट है ये, लेकिन आज सारे के सारे जो बाजार है वो गिरावट के साथ फिलहाल ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देंगे। जापान में कमजोरी है, करीब 400 अंकों के आसपास के लगातार दूसरे दिन ये गिर रहा है। इसके अलावा चीन, हांगकांग, कोरिया, ये सारे के सारे बाजार गिर रहे हैं। चीन में एक डेवलपमेंट है, वहां पर लिक्विडिटी बढ़ाने को लेकर लास्ट वीक ये डिसीजन हुआ था कि आरआरआर यानी कि रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो में 50 बेसिस पॉइंट की यानी कि आधे % की कटौती की जाएगी। वो कटौती आज से लागू हो जाएगी और उसके चलते जो वहां पर जो लिक्विडिटी आएगी वो आएगी $138 बिलियन की। तो भारी भरकम लिक्विडिटी आने वाली है, ये चीज नोटिस करने वाली है। ये देखिए क्या है ना कि वहां जो भी डेटा इमर्ज होंगे, जो भी बेहतरी होगी, वो एफआईआईज के इंडिया में फ्लोज को कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर सकती है। ये ध्यान रखने वाली चीज जरूर होगी। कमोडिटीज में सोना 5 हफ्ते के निचले स्तर पर है, $3200 के नीचे के भाव हैं, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। क्रूड की बात करें एक रेंज में है, $65 के आसपास की क्रूड के प्राइसेस हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए हैं कतर। 4 दिन का उनका ये पश्चिम एशिया का दौरा है और जहां भी जा रहे हैं बड़ी बड़ी डील्स से स्ट्राइक कर रहे हैं। और कल जब वो पहुंचे हैं तो उनके विमान को तो खैर अब वो परंपरा सी बन गई है कि एयरफोर्स के विमानों के द्वारा एस्कॉर्ट किया जाता है, लड़ाकू विमान एस्कॉर्ट करके लिए जाते हैं। दोहा पहुंचे और उनके साथ बोइंग के सीईओ भी थे। तो बोइंग ने 210 प्लेन की डील की है कतर के साथ। उनकी फ्लीट साइज है कतर की 233 विमान की फिलहाल, यानी कि सीधे सीधे डबल हो जाएगी। और बोइंग के लिए भी ये डील संजीवनी का काम करेगी, क्योंकि पिछले 6 साल से 2018 से बोइंग ने कभी प्रॉफिट पोस्ट नहीं किया है। लेकिन डिम्पी, आप जैसे कि लगातार चर्चा कर रहे हैं कि उनको जो गिफ्ट मिला है कतर से या मिलने वाला, उसके प्रॉमिस हो गए हैं, उसकी आलोचना भी चारों तरफ हो रही है। तो लोग डील के बारे में कम और उस गिफ्ट के बारे में चर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये है भी अंदाज़ कि वो जहाँ जाते हैं वो खबरों में हमेशा रहते हैं। मेरे को एक चीज़ और अच्छी इसमें लगी कि डोनाल्ड ट्रंप खुद यहाँ तक पहुँचे हैं डील करने के लिए 210 की। नहीं तो अमूमन ज़्यादातर उनके देश के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन इस बार खुद यहाँ पे वो आए और 210 विमानों की डील हुई है। एक और उसमें हुआ ये भी है कि देखिए जब ये पूरा ट्रेड वॉर जब छिड़ा तो अब ये डोनाल्ड ट्रंप को एहसास होना शुरू हो गया है कि नहीं, मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। उनके टोन से भी समझ में आ रहा है, उनके एक्शन से समझ में आ रहा है। क्योंकि जो ही ये ट्रेड वॉर चीन और अमेरिका के बीच में एस्केलेट हुआ तो जो डिलीवरी लेनी थी चीन को बोइंग के प्लेन्स की, चीन ने रोक दी थी उसको। तो ये सारी चीजें हैं कि अच्छा, इससे धीरे धीरे वहां की कंपनीज को फायदा होना शुरू हो जाएगा। एक और भी रानी है कि एयरबस और बोइंग दो ही ऐसे देश हैं जो कि 95% से ज़्यादा एयरलाइंस को अपने जहाज़ देते हैं, लेकिन फिर भी कंपनीज को प्रॉफिट नहीं बनाती। बड़ी हैरानी की बात है, सुनकर और जानकर भी होती है। खैर एनी हाउ, आगे बढ़ जाते हैं इस खबर से थोड़ा और जरा एक पॉइंट, अच्छा एक और चीज़ भी समझनी है। क्रूड के अंदर तो कोई एबनॉर्मली कुछ नहीं हो रहा ना। क्रूड के अंदर क्रूड एक रेंज में ही है। थोड़ी बहुत आप मान के चलिए कि यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, या तो रेंज में रहेगा या फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि चाइना में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो थोड़ी पिकअप करने की उम्मीदें बढ़ चली हैं। और अगर ग्लोबल डिमांड अगर बढ़ती है क्रूड की तो वो थोड़ा ऊपर जाएगा। हालांकि सोर्सेज के थ्रू, कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू ये दावा किया जा रहा है कि ट्रंप चाहते हैं कि ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है, आप WTI को मान सकते हैं, वो $45 से $50 के बीच में है। देखते हैं कि उनके प्लान या फिर उनकी जो सोच है किस तरह से आगे बढ़ती है। लेकिन क्रूड फिलहाल एक रेंज में है, फिलहाल हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। एफआईआईज पर आ जाते हैं। एफआईआईज के हाल फिलहाल की जो चाल रही है वो थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि डामाडोल रही है। हालांकि एक तरफा एफआईआईज ने बाइंग की थी, लेकिन ये चीन और अमेरिका के बीच में सुलह की जो नई स्थिति जो पैदा हुई, कहीं ना कहीं एफआईआईज के मन को भी वो डिगाएगी। डिम्पी, कल के डेटा हालांकि बाइंग के आए हैं, लेकिन बहुत छोटी बाइंग है, ये 900 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग है। आप किस तरह से देख रहे हैं और फ्यूचर्स के और ऑप्शंस के आंकड़े क्या कह रहे हैं? ये तो छोटी 900 करोड़ रुपए की, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इस जगह पर थोड़ी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि बाजार यहाँ से क्रिटिकल सपोर्ट पे आके वापस से खड़ा हो गया था, जो कि था 24,500 वाली कैटेगरी पे। वहाँ पर अगर एफआईआईज का नंबर फिर से कैश का आ जाता है ना, तो फिर ये थोड़ा प्लस माना जाएगा और ये बाजार को सपोर्ट का काम करेगा। कल आप दिन भर में देख लीजिए, कल दिन भर ऐसा हुआ, ऐसा नहीं था कि गिफ्ट निफ्टी ख़राब था, गिफ्ट निफ्टी ठीक था, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार चला नहीं। हमने तो कल भी आपके सामने बात रखी थी कि जो 100 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी आपको दिख रहा था कल, वो दिखेगा नहीं। पहले बार तो खोलेगा नहीं, खोल देगा तो टिकाएगा नहीं, और कल एग्जैक्टली वही हुआ। खोला तो ऊपर लेकिन उसका टिकाया नहीं। लेकिन फिर भी किसी भी तरह से मार्केट ने अपने क्रिटिकल लेवल को खोया नहीं और करीब करीब निफ्टी 80 पॉइंट ऊपर ही जाके बंद हुआ। 2-3 पॉइंट है, मैं पहले एफआईआईज का पॉइंट जोड़ देता हूँ, फिर निफ्टी वाले अलग क्वेश्चंस में आपको पूरी जानकारी रखेंगे। पहले एफआईआईज पे आते हैं। क्या एफआईआईज का सेकेंड डे और लॉन्ग पोजीशंस घटी है या बढ़ी हैं? तो उसका जवाब है ना, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं।
38% के आसपास का उनका ऑप्शंस का जो नंबर है और होल्डिंग्स का जो नंबर है वो एज इट इज़ है। दूसरा पॉइंट, क्या इंडेक्स ऑप्शंस में उन्होंने बिकवाली की है? यस, इंडेक्स ऑप्शंस में 1374 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। क्या कैश में खरीदारी की है? 930 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। जब जब कैश में बाय होगा, इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर सेल होगा और एफआईएस की होल्डिंग में बिना कोई बदलाव होगा, बाजार रेंज में रह जाएगा। ये मैंने कई बार आपके सामने बैक टेस्टेड फार्मूला के तौर पर भी रखा है। अगर आप भी करना चाहें तो आप 1-1.5 महीना भी कर लेंगे तो आपको थोड़ा उससे आइडिया लग जाएगा। अच्छा, इस कंडीशन में टिपिकली बाजार का जो एक बड़ा हिस्सा जो बाजार को कहीं भी लेके जाने की कैपेसिटी रख सकता है, वो ठंडा रहेगा, ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि गर्म रहेगा, कैसे होगा आप काफ़ी तक जज कर पा सकते हैं। ठीक है, तो यही बैक टेस्टेड फार्मूला आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। फिर से इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर सेलिंग, फ्यूचर्स की कैश के अंदर बाइंग हुई है, फ्यूचर्स के अंदर भी हल्की सी बाइंग हुई है और ऑप्शन और होल्डिंग्स के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका मतलब रेंज में रहेगा। 53% के आसपास का रिटेल की होल्डिंग है। इसका मतलब उन्होंने भी ना बेचा ना घटाया। एक्चुअली में अगर आप मेरे से कल का डाटा पूछेंगे तो कल क्या हुआ है, तो मैं बोलूँगा कल किसी ने खरीदा नहीं है कुछ भी। आई रिपीट माई सेल्फ, मेरे को कल सभी डाटा में साफ साफ समझ में आ रहा है कि कल कोई बड़ा डाटा नहीं खरीदा गया, मतलब कोई बड़े चीज़ें नहीं खरीदी गई। जो एक रूटीन नॉर्मल ट्रेड होता है ना, वही एग्जैक्टली हुआ है। तो कल का सेशन पूरी तरह से शांत सेशन था। इसके अंदर कोई मेजर बदलाव किसी चीज़ के अंदर मेरे को नहीं दिख रहा, ना तो डाटा के अंदर दिखा, ना एफआईएस की होल्डिंग के अंदर दिखा, ना ही किसी तरह की कोई और एबनॉर्मलिटी मेरे को दिख रही। बिल्कुल नॉर्मल सपाट, जिसे कहते हैं ना कि टस से मस ना होना, एग्जैक्टली वैसी है। और आप ये भी देखो, आपकी रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन भी नहीं हुआ। आप कल 24,500 से 24,800 में फंसे हुए थे, आज आप देख लो फिर से वही 24,500 24,800 के बीच में फंसे हुए हो। दोनों फोर्सेस बराबर की है, कांटे की टक्कर चल रही है, दोनों अपना अपना प्रेशर बनाना चाहती हैं, लेकिन अभी दोनों का टकराव ऐसा है कि कोई रास्ता नहीं निकल रहा। इसलिए अभी कुछ ना कीजिए, एफआईएस की होल्डिंग को 1 से 2 दिन और चेक कर लीजिए। बोले होल्डिंग तो सर शाम को आती है, तब तक तो हाथ बस से निकल जाएगा, हमारे को पता ही नहीं चलेगा। फिर उसका एक तरीका होता है, जब आपको शाम को आए तो उसका एक तरीका है कि जो रेंज हमने डिस्क्राइब की हुई है, मान लो तो उस रेंज के लोअर एंड पे ले लो आप, छोटा सा एक स्टॉप लॉस डाल के चले जाओ। फिर इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। फिर रेंज के अपर एंड पे चले जाओ आप, वहाँ पे बेच दो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के, तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। कभी भी कुछ एबनॉर्मल होगा तो देखा जाएगा, एक का एक स्टॉप लॉस लगेगा, बट एबनॉर्मल ना होने की कंडीशन में आपके पास पैसा आता जाएगा। लेकिन अगर आप इतने एफर्ट्स करना चाहते हैं तो है ये आपके लिए। अगर आप एफर्ट्स इतना नहीं करना चाहते, सूखा सूखा सीधा सीधा ट्रेड लेना चाहते हैं, तो अभी वो समय नहीं है। या तो बाजार को थोड़ा और नीचे आने दो, या फिर 24,800 के ऊपर फाइनली पार कर जाने दो। उससे पहले सीधी सीधी सपाट सपाट लकीर खिंच जाएगी, ऐसे चांसेस थोड़े कम लगते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपके लिए एफआईएस की पूरी एनालिसिस। अब जरा निफ्टी पर आते हैं। और कल का सत्र में देखा कि कंसोलिडेशन वाला रहा। हालांकि जो लास्ट आवर का ट्रेड रहा उसमें पुल बैक की कोशिश निफ्टी ने की और करीब ये 100 अंकों के आसपास के गेंस रहे। डिप्पी, क्या आपको लगता है कि ये गेंस टिका के बाजार और स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेगा, या फिर अब हम मान के चलें कि थोड़ा सा साइडवेज होगा और फ्रेश ट्रिगर के लिए बाजार इंतजार करेगा? अब सेकंड वाले मैं 100% एग्री करता हूं कि साइडवेज होगा और फ्रेश ट्रिगर्स का इंतजार होगा। देखो, हम कई बार कहते हैं बाजार एक फ्यूचरिस्टिक मशीन है, ये फ्यूचर्स को डिस्काउंट करता जाता है। आपके पास पहले ट्रेड वॉर था, ये उसको डिस्काउंट कर रहा था। फिर इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसको डिस्काउंट कर रहा था। तो जो घटना बॉर्डर पे भी घटी नहीं है, उसको भी काफ़ी हद तक मार्केट अपने हिसाब से जज करता है और अपने हिसाब से उसको नोटिस करता है और उसको लेवल्स में कन्वर्ट करके देता है। आपने विक्स बढ़ता हुआ देखा, वापस घटता हुआ भी देखा। कल का विक्स दिखा दो स्क्रीन पर, कल 5% विक्स घटा। कल क्या कोई अच्छी खबर आई मार्केट से कहीं से कि विक्स को घटना पड़ा? नहीं। मार्केट्स को एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो एस्केलेशन था वो धीरे धीरे समय अनुसार अब कम हो रहा है। उससे पहले तक इसने 5% नहीं घटाया था, जबकि अनाउंसमेंट्स हो गई थी। उसके बावजूद इसने 48 आवर्स ले लिए अपने विक्स को थोड़ा नॉर्मल पहुंचाने में। तो ये मार्केट की इंटेलिजेंस और उसकी शाबाशी है कि जहां पर हम ज़्यादा एग्रेसिव और ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाते हैं, बाज़ार के डाटा में ऐसा कुछ नहीं होता।
वो बड़े निर्दयी होते हैं। तो इसलिए जब उनको लगेगा कि हाँ अब मामला ठीक हो रहा है, तभी उसके अंदर श्रिंकनेस या उसके अंदर एक्सपेंशन आएगा। तो फिलहाल कल जब विक्स टूटा तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट, निफ्टी का एक बार चार्ट स्क्रीन पे दिखाइएगा जो मैंने यहाँ बना रखा है। अभी भी हम उसी कंसोलिडेशन वाली जोन में हैं। अभी तक हम इनडिसाइसिव इन नेचर हैं कि हमें ऊपर जाना है कि हमें नीचे आना है। कहोगे तो देखिए मैं आपको मार्क कर देता हूँ बाकायदा। ये वो एरिया है जहाँ पे मैं आपको गोला मार्क कर रहा हूँ। ये वो इनडिसाइसिव इन नेचर वाला पार्ट है। हो क्या गया कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आया था, हमने पहला, दूसरा, तीसरा फेजेस में रिकवरी की। तैसी तीसरा फेज की रिकवरी आई, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आ तो गई, लेकिन 50% रिट्रेसमेंट सेकेंड डे ही हो गई। फिर से अभी भी हम कल छोटी सी कैंडल बनाने के बाद उसी रेंज में फंसे हुए हैं। कहने का मेरे मतलब सिर्फ इस चार्ट से बताने का ये है, पिक्टोरियली पिक्चर के हिसाब से, कि अभी भी हम ना एग्रेसिव हैं ना डिप्रेसिव है, रास्ते दोनों के खुले हुए हैं। इसलिए दोनों लोगों को सिस्टम में रहना चाहिए। जो लोग शॉर्ट करके बैठे उनको भी सिस्टम में रहना चाहिए। ध्यान रखें वो 24,800 850 का एक स्टॉप लॉस डाल के बैठे, और उनका पहला टारगेट 24,400 वाली रेंज होगा। ज़्यादा दिक्कत आएगी तो 24,200 के पैसे भी आ जाएंगे उनके पास। जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस हैं, पुरानी खरीदी हुई पोजीशंस हैं, 24,400 के नीचे की या 24,400 के आसपास की, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी पोजीशंस का ही स्टॉप लॉस यानी कि 24,400 का स्टॉप लॉस लगा के बैठे, और उनको पुल बैक में 24,800 मिलेगा, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना। अगर टूटेगा तो फिर ट्रेल करना। जो लोग नए आना चाहते हैं मार्केट्स में, उनको वेट करना है, या तो 24,500 के इर्द गिर्द खरीदना, या तो 24,750 800 के आसपास आके बेचना, जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी दोनों ही कंडीशन में कम रखना। विक्स डाउन होने से इसको चार्ट को हटा दो आप, और फ्यूचर वाली प्लेट और फ्यूचर्स के डाटा रखना। विक्स के डाउन होने से एक चीज़ और होती है कि बाजार में बड़े बड़े मूव नहीं आएंगे। फियर तो कम हो गया, लेकिन वॉलेटिलिटी भी कम हुई है। तो दोनों का सूचक है, दोनों का वो पॉइंट है। ठीक है जी, तो मैंने आपको रफ सारा कुछ बता दिया जो मेरे पास था, और मेरे को साफ समझ में आ रहा है कि निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट इतना लाइट है कि हरा रंग डालेंगे ना थोड़ा सा, यानी कि अच्छी खबरें डालेंगे, ये बफ बफ करके जाएगा, और थोड़ा सा लाल रंग डाल दोगे इसके अंदर, यानी कि एक दो नेगेटिव खबर ले आओ, ये वापस आपको 400 पॉइंट नीचे दिखाएगा। तो आप 400 पॉइंट के अपर एंड और लोअर एंड के लिए तैयार तो रहिए, लेकिन ये किसी ट्रिगर के साथ ही होगा। ये बिना ट्रिगर के अपने आप से चल जाएगा, ऐसे थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं। ट्रिगर चाहिए, नया जोश चाहिए, थ्रस्ट चाहिए, फ्यूल थोड़ा सा। जो चीन अमेरिका के बीच ऑप्टिमिज्म वाला जो फ्यूल था ना, वो थोड़ा सा कम हो रहा है, तो आपको नई एनर्जी चाहिए। निफ्टी बैंक पर आते हैं। कल निफ्टी बैंक में हालांकि लोअर लेवल से तेजी तो आई, लेकिन लगातार दूसरे सत्र में कमजोरी जरूर रही, और ये भी ऐसा लग रहा है डिम्पी इसको देखिए, क्योंकि बड़ी तेजी 1800 पॉइंट की हमने देखी थी 2 दिन पहले, तो और अब ये 2 दिन में करीब करीब 600 पॉइंट के आसपास की गिरावट आ चुकी है। निफ्टी बैंक भी लग रहा है कि शायद ये भी थोड़ा साइडवेज होगा। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? और दूसरी चीज, निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक, इन दोनों में लड़ाई होती है, क्या लगता है कि निफ्टी आईटी अभी थोड़ा सपोर्ट करता रहेगा? निफ्टी आईटी ने कल इन्फोसिस चला के ये बात तो मैसेज तो दी है कि हम भी रेस में हैं बॉस, आप सब कुछ, सारा दारोमदार, सारा का सारा क्रेडिट बैंक निफ्टी को मत दो, हम भी हैं सिस्टम में। तो कल निफ्टी आईटी बाकायदा डेज हाई पे बंद हुआ। इन्फोसिस जैसे शेयर्स डेज हाई पे बंद हुए। ये वेटेज वाले शेयर्स हैं, मैंने छोटे शेयर्स की बात ही नहीं की, वेटेज वाले शेयर्स की बात कर रहा हूँ। तो ये बात तो सच है कि जैसे जैसे यूएस और अमेरिका के यूएस और चाइना के बीच में तनाव थोड़ा कम होगा, ग्लोबल मार्केट्स ऊपर उठेंगी। ये ग्लोबल मार्केट्स ऊपर उठेंगी तो सबके बजट्स मेंटेन रहेंगे। आईटी के बजट्स में किसी तरह का कोई कट नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये ग्लोबल आईटी के अंदर कोई डाउनफॉल या कोई स्लो नहीं होगा। तो इससे ये बात तो समझ में आती है कि आईटी के दिन ठीक हो सकते हैं। भले ही आप देखो, चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, उसका कोई लेना देना नहीं है इस आईटी वगैरह से ज़्यादा बड़ा, और आईटी में वो बहुत बड़ा हब है भी नहीं, आईटी के हम प्लेयर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के साथ भी 2 देश आपस में सेटल डाउन कर लेते हैं तो सर्विसेज कंपनीज अपने आप वहाँ पे फ्लरिश करेंगी, क्योंकि बिजनेस और पूरी इकॉनमी आपस में इतनी ज़बरदस्त गुथी हुई है कि आप एक सेगमेंट को ख़राब करोगे, दूसरा अपने आप ख़राब हो जाएगा। आफ्टर बिजनेस तो मैन्युफैक्चरिंग वालों से ही आएगा ना, सर्विसेज वालों का भी। तो ये चीज़ बहुत क्लियर है। तो इसलिए भले उन दोनों देश के बीच में डील होती। एक और पॉइंट मेरे को यहाँ पे आईटी के अंदर रखने की बात है, आईटी के अंदर ना वैल्यू हंटिंग की बहुत गुंजाइश है, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वैल्यू हंटिंग की बहुत गुंजाइश है। आप एक काम कर सकते हैं, निफ्टी आईटी इंडेक्स
1 मिनट के लिए जरा 6 महीने का चार्ट दिखा सकते हैं, निफ्टी IT इंडेक्स का 6 महीने का, तो उससे आपको ना आइडिया लग जाएगा ये बहुत ज़्यादा नहीं चला हुआ है। तो यहाँ पे एक वैल्यू हंटिंग हो सकती है, इसलिए मैं थोड़ा IT पे स्लाइटली बुलिश हूँ। देखो आप 6 महीने में -10 आया हुआ है, जबकि 6 महीने में, अब 6 महीने का जरा बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाओ, बैंक निफ्टी का चार्ट 6 महीने का दिखाओ, तो बैंक निफ्टी 6 महीने में कहाँ से कहाँ पहुँचा है, बट IT उतना नहीं पहुँचा। तो इसलिए IT के अंदर वैल्यू हंटिंग तो की जा सकती है। मैं इससे निकल के बाहर, एक पॉइंट से निकल के बाहर, अब मैं इस बैंक निफ्टी पे इंडिविजुअली आता हूँ कि यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए कि नहीं। देखो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि बैंक निफ्टी हमेशा से आगे है। और दूसरा, बैंक निफ्टी ने मेजर करेक्शन नहीं दिया इस फॉल में। अगर निफ्टी ने नहीं दिया तो बैंक निफ्टी ने भी नहीं दिया मेजर करेक्शन। एक बार मेरी स्क्रीन वाला चार्ट दिखाओ आप। हम इसको ऑर्बिट नंबर 1 जो लाइन के नीचे खींचा हुआ है और लाइन के ऊपर वाला ऑर्बिट नंबर 2 है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये एंड है, डेड एंड है। ये डेरिवेटिव एक्सपायरी के धक्के से ऊपर पहुंचा है। अब आप ये सोचो एक्सपायरी कब खत्म हुई थी लास्ट वाली, वो थी 25 अप्रैल को। आज कितनी तारीख है, 15 मई। 25 अप्रैल से लेकर 15 मई तक हम, आप इस लाइन के नीचे हम कभी गए ही नहीं, कभी नहीं गए, और गए तो सेकेंड डे ऊपर आ गए। यानी कि बैंक निफ्टी अपनी स्ट्रेंथ को खोना ही नहीं चाहता। अब चाहे IT की वेटेज से फाइट करो या ना करो, लेकिन बैंक निफ्टी कमज़ोर नहीं है, ये बात सच है। और बैंक निफ्टी मौका मिलता है तो बहुत ज़ोर से पुशअप करता है, बहुत बहुत बढ़िया से ऊपर आ जाता है। तो इसलिए बैंक निफ्टी कल जहाँ पे बंद हुआ है वो रेंज है करीब 54,800 की। 54,800 पहला सपोर्ट, 54,500 दूसरा सपोर्ट, 54,300 तीसरा सपोर्ट, 54,000 भी अपने आप में एक सपोर्ट है। तो 54,000 तक आप इस लाइन को ही नहीं ब्रेक करेंगे, और इस लाइन को ब्रेक करने के लिए 800 पॉइंट अभी बैंक निफ्टी को और नीचे आना होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लगती है। तो इसलिए या तो 54,000 के नए लोग आने की वेट करना, नहीं तो थोड़ा और ऊपर जाने दो। हो सकता है ये वही वाला लेवल आपका हाई जो बना हुआ है ये डबल टॉप बन जाए और यहाँ से फिर से बिकवा लिया है। तो मैं अभी बैंक निफ्टी में नो ट्रेड कैटेगरी में डाल देता हूँ। डिप मिले ज़रूर प्लस करो, राइज मिले ज़रूर सेल करो। रेंज फिर से क्लियर कर देता हूँ, 54,800, 54,500 दो स्टॉप हैं, और 55,200, 55,500। अब इसको हटा दो आप बॉस, हाँ, 55,200 और 55,500 एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया भी है। तो ये सारा कुछ मैंने रख दिया। ऑप्शंस वालों के मन में कुछ क्वेश्चंस चल रहे होंगे तो मैं उसका जवाब देता हूँ। बॉस आज आपको छुट्टी लेनी है, ले लो। आज आपको छुट्टी लेनी है ना ऑप्शंस वालों को, तो आप ले सकते हो। हाँ, निफ्टी वालों को छुट्टी नहीं दूंगा क्योंकि निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी है, तो 12 बजे के बाद से लेके 3 बजे तक, यानी कि पूरा हिस्सा, इसमें एक बड़ा जर्क मार्केट के अंदर आ सकता है सेटलमेंट का। अदरवाइज वैसे कोई खास बड़ा मूव आज ऑप्शंस में मेरे को दिख नहीं रहा इंडेक्स का। ठीक है, ये आपके लिए पूरी की पूरी स्ट्रेटजी समग्रता के साथ होगी, और आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे होंगे हम उम्मीद करते हैं कि उसका निराकरण भी हो गया होगा। अब आते हैं कि आज के लिए अब स्टॉक्स कौन से हैं, नतीजे कौन से आए हैं, इन तमाम चीज़ों का लेखा जोखा लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, गुड मॉर्निंग। पहले अर्निंग से शुरुआत कर लीजिए, बताइए बाजार बंद होने के बाद नंबर्स कौन से आए हैं और कौन से स्टैंड आउट नंबर्स आए हैं, ये भी बता दीजिएगा। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अभिषेक। अभी अर्निंग सीजन का टुवर्ड्स द एंड साइड आ गए हैं, तो ब्रॉडर इंडेसेस के भी, FNO के भी सारे ही अर्निंग्स अब धीरे धीरे देखने मिल रहे हैं। और एक टाइप से हम कह सकते हैं कि लार्जली जो है, आप कह सकते हैं नंबर्स जो है मिले जुले आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर 3 सेकंड में आपको देखना है तो ये पूरे जो अर्निंग्स क्या है गाथा मैंने आपके सामने स्क्रीन पे रख दिया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। 3 सेकंड में आपको पूरा चीज़ दिख जाएगा, और डिटेल चाहिए तो 3 मिनट में उसको मैं बताऊंगा। और फाइनल जो रिव्यू हम करेंगे 18 ऑफ स्वदेश में, वो 30 मिनट में हम करेंगे। आप देखिए, अच्छे नतीजे की बात करें तो जुबिलेंट फूड वर्क्स, मुथूट फाइनेंस, लुपिन, पिरामल फार्मा लिस्ट में है। मिले जुले में आंकड़ा बड़ा है, कुछ इनलाइन भी है, पर मैंने दोनों को एक ही में डाला है ताकि कन्फ्यूजन ज़्यादा ना हो। आयशर मोटर्स, टाटा पावर, टोरेंट पावर, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। कमज़ोर में कर्नाटक बैंक और किर्लोस्कर ऑयल आए हैं। लार्जली जो है टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड है। लेकिन अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं, आयशर मोटर्स पे आते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू इनलाइन आई है, मार्जिन्स की बात करें तो बिलो एस्टिमेट्स आई है, पैट अबव एस्टिमेट्स आया है। बट ओवरऑल जो है ईवी का जो लॉन्च है वो सेम डेट पे रहने वाला है, तो गाइडेंस ठीक आया है, नंबर्स मिक्स आए हैं। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा कि किस तरह कमेंट्री आती है कौन कॉल में, उस पर जो है निर्भर रहेगा। खास करके जो मानसून सीज़न आ रहा है, IMD ने ऑलरेडी कहा है कि मानसून सीज़न इस बार बेहतर होगा और सही समय से पहले आ रहा है। 1 जून को आता है जनरली, अब 27 मई को आ रहा है। तो वो थीम पे भी आयशर मोटर्स को रखिएगा अपने नज़र में।
और जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे नेट प्रॉफिट में थोड़ी जो है एडजस्टमेंट्स हुई है, गिरावट देख रहे हैं, बट अनुमान के मुताबिक जो है नंबर से बेटर आए हैं अक्रॉस सेगमेंट्स। और खास करके जो स्टोर्स एडिशन होता है या जो LFL कहते हैं, जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ, यानी कि कितना स्टोर बढ़ा है, SSG अगर सिंपल टर्म्स में कहें तो उसमें भी जो अनुमान से बेहतर नतीजे देखने मिले हैं। तो इस पे जो है ज़रूर गौर फरमाइएगा। टाटा पावर की बात करें तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आया है। सोलर मॉड्यूल बिजनेस तो ठीक चल रहा है, बट बाकी जो थर्मल बिजनेस है अभी भी जो है ऊंच नीच चल रहा है, मिक्स नंबर्स देखने मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स ये जो नंबर्स देखेंगे आप, ये टोटली मिक्स सेट ऑफ नंबर्स है। कई सेगमेंट अच्छा किए, कोई ख़राब किए है, तो ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है। लेकिन जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी की ट्रांजिशन है वो टाइम जो है लाइन उन वो मेंटेन करने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स 1 से 2 साल की यहाँ पे जो है आपको वेट करना होगा, जिस तरह रिन्यूएबल एनर्जी मेजर बनता है कंपनी। मुथूट फाइनेंस स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स देखिए या AUM देखिए, अच्छा ग्रोथ देखने मिला है। निम्स का भी डिक्लाइन बहुत कम हुआ है और जो क्रेडिट कॉस्ट है टेक्निकली गिर गया है सिक्वेंशियली, तो इस पे भी नज़र ज़रूर रखिएगा। हालांकि इन्होंने कुछ रेज भी किए बात, जैसे कि जो राइजिंग गोल्ड प्राइसेस है वो इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं है जहाँ पे वो ऑपरेट करते हैं, तो ये एक बात उन्होंने ज़रूर कही। बट नेट नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आया है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन को लेके जो है आप कह सकते हो थोड़ी गिरावट आई है, हालांकि बॉटम लाइन अच्छा किया है, तो इसलिए मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं इस अर्निंग से। इस बार भी देखें तो सारे टायर स्टॉक्स जो इस क्वार्टर में कमज़ोर नतीजे आए थे। अपोलो टायर्स की भी बात करते हैं, पर रेवेन्यू पैट बड़ा गिरावट आया है और इंटरेस्टिंगली मार्जिन्स में भी 340 बेसिस पॉइंट्स का जो गिरावट आया है। नेट अपोलो टायर्स जो है कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। लेकिन कुछ गुड न्यूज़ भी है, और खास करके फार्मा स्पेस से। यहाँ पे लुपिन की बात करें तो नतीजे जो हैं शानदार देखने मिले। सारे सेक्टर्स ने जो है अनुमान से बेहतर की परफॉर्मेंस की है। डोमेस्टिक ग्रोथ में भी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है और गाइडेंस भी ठीक ठाक ही है आगे जाते हुए। पिरामल फार्मा की बात करें तो यहाँ पे जो है मार्जिन में थोड़ी दबाव आई है, लेकिन सारे नंबर्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग आए। पिछले 2 से 3 क्वार्टर में पिरामल फार्मा जो है एनालिस्ट एस्टिमेट से ज़्यादा बेहतर जो है नतीजे भी अनाउंस कर रहा था। तो नेट जो है आज कहेंगे कि ब्रॉडर इंडिसेस में भी और मिड कैप्स में भी जो है नंबर्स अच्छे या मिले जुले आए, कमज़ोर बहुत कम आए। ठीक है, बढ़िया संकेत है, या तो अच्छे हैं या फिर मिले जुले हैं। और वैसे भी जो ओवरऑल लिस्ट है एक बार उसको लेके आएगा, उसमें भी इनकी संख्या ज़्यादा है, या तो जो बेहतर नतीजे हैं या फिर जो मिले जुले हैं। अब तक जो नतीजे आए हैं 38 आ गए हैं निफ्टी के, उसमें से अनुमान से बेहतर 10 हैं, अनुमान से कमज़ोर 6 हैं और अनुमान के मुताबिक है 17। तो ओवरऑल ये अर्निंग सीजन जो है अभी तक तो ठीक बीत रहा है। शरद, अब आते हैं खबरों पर। बताइए स्टॉक्स की न्यूज़ क्या है आज के लिए, कहाँ फोकस होगा आज? जी बिल्कुल, जुबिलेंट फूडवर्क्स पे मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। यहाँ पे उन्होंने जो कमेंट्री में कहा है कि टर्की को एक सेपरेट मार्केट देखिए, और वहाँ पे उस मार्केट में जो है कोर मार्केट जो टर्की के लोग ही रह रहे हैं, वहाँ पे कंजम्पशन अच्छा हो रहा है। कंजम्पशन अगर अच्छा हो रहा है तो उनका बिजनेस जो टर्की में सेपरेट है वहाँ पे भी स्ट्रेंथ देखने मिले। अब मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि टर्की, और अगर आप डोमिनोज की बात करें इंडिया में तो टोटल डोमिनो स्टोर्स 3000 है और टर्की के लगभग 750। तो 25% स्टोर जो कंपनी ऑपरेट करती है डोमिनोज का, वो जो है टर्की में बेस्ड है। एंड ऑफकोर्स अभी जो जिस तरह टर्की के साथ विवाद चल रहा है उस पर जो है कंपनी ने क्लैरिफाई किया कि ये दोनों सेपरेट बिजनेस हैं, तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये जो है जो भी डाउट आ रही है उसको जो है हम क्लियर कर रहे हैं और आपको मैं समझा रहा हूँ कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है। येस बैंक के पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। मूडीज़ के जो बैंक है SMBC, जिन्होंने हाल ही में 20% लिया है, उन्होंने कहा है कि ये मूव एक क्रेडिट पॉजिटिव मूव है और ये नॉमिनेट करने वाले हैं 2 बोर्ड मेंबर। वोडाफोन आइडिया के लिए बड़ी खबर है, 5G सर्विस लॉन्च करी दिल्ली NCR में, बड़ा मार्केट है, 17 सर्कल में एक्सपेंशन होगी इस साल अगस्त तक, तो इस पे भी नज़र रखिएगा। HUL के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। BSE NSE की अप्रूवल आई है जहाँ पे वो डिमर्ज करने वाले क्वालिटी वॉल्स की बिजनेस आइसक्रीम वाली, उतना बड़ा है नहीं, अगर SOTP वैल्यू की बात करें तो 3 से लेकर 4% तक का है, बट नॉनदलेस जो आप कहते हैं मोनेटाइजेशन होती है नॉन कोर एसेट की, उस पर फोकस करिए। खास करके जिनको जो पेरेंट कंपनी है यूनिलीवर, उन्होंने शुरू किया था ग्लोबली, तो यहाँ पे भी जो है नेट इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। आयरेडा के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन के लिए फाइल करेंगे जेंसॉल इंजीनियरिंग के अगेंस्ट, डिफ़ॉल्ट 510 करोड़ का है। जेंसॉल इंजीनियरिंग ऑलरेडी जो है स्टॉक हमने आपको 2 महीना पहले ही बता दिया था 18 और स्वदेश में कि इस कंपनी में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ हैं। और अब देखिए 2 दिन पहले जो था कंपनी के MD अनमोल जिग्गे ने भी जो है रिजिग्नेशन दिया, और अब धीरे धीरे जो है ये इम्पैक्ट बाकी लेंडर्स से भी देखने में लग रहे हैं। SBI के जो इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट होगी, $3 बिलियन रेस करेंगे पब्लिक ऑफर के जरिए या कोई और करेंसी के लिए। वित्त साल 2026 में ये बोर्ड मीट होगा मई 20 को,
और आखिर में शिल्पा मेडिकेयर के लिए एक सपोर्टिव न्यूज़ फ्लो है, जहाँ पे उनकी आर्म को EIR सर्टिफिकेशन USFDA आया है, VAI वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड का जो है इनको खिताब मिला है। तो लार्जली नेट ये न्यूज़ जो है पॉजिटिव रहेगा शिल्पा मेडिकेयर के लिए। तो ये अहम न्यूज़ फ्लोज है जिस पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए। ठीक है तो ये तमाम खबरें हैं और आज जो ज़्यादातर खबरें हैं वो हैं मिड कैप स्पेस से, चाहे वो जुबलेंट फूड की हो, यस बैंक की हो, वोडाफोन आइडिया आप मिड कैप में ही उसको काउंट कर लीजिए। इसके अलावा हालांकि दिग्गज कंपनी है HUL के भी नंबर आए हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया खबर देखिए पॉजिटिव आती है, लेकिन पॉजिटिव खबर आने के बाद फिर क्या होता है ना, सारी चीज़ें फिजल आउट हो जाती हैं। लास्ट टाइम जो खबर आई कि सरकार जो वोडाफोन के जो ड्यूज़ हैं उनको कन्वर्ट कर रही है फिर से इक्विटीज़ में, और अब सबसे बड़ी शेयर होल्डर हो जाएगी 49-50% के आसपास की। लेकिन उसके बाद ये हमने देखा कि 9 रुपये के आसपास भाव गए, फिर से घूम के 7 रुपये के आसपास आ गए। अब खबर ये आई है कि दिल्ली NCR में भी 5G सर्विस की शुरुआत कर दी है। हो सकता है कि आज इंट्राडे में एक ऑप्टिमिज्म बिल्ड हो, शेयर में थोड़ा आपको स्पाइक दिखे, लेकिन क्या है ना कि 5G के मामले में कंपनी काफी ज्यादा पीछे चल रही है। मुंबई सर्किल में उन्होंने थोड़े दिन पहले शुरू की, 2-3 महीने पहले खबर आई थी, और अब दिल्ली सर्किल में शुरू कर रही हैं। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं जियो ये और एयरटेल, जिनसे उनको मुकाबला मिलता है, तगड़ा कॉम्पिटिशन मिलता है, वो ऑलरेडी काफी ज्यादा लीड ले चुकी हैं। अब ये खबर ये भी आ रही है कि अगस्त 2025 तक देश के सभी 17 सर्किल में 5G शुरू करेंगे। सरकार भी कोशिश कर रही है कि नहीं डुओपोली ना रहे इस सेगमेंट में, और कम से कम 3 कंपनियां एग्जिस्ट करें और compete भी करें। उस दिशा में देखा जाए तो ठीक है, अदरवाइज काफ़ी संघर्ष कर रही है कंपनी फाइनेंशियली भी। कस्टमर बेस काफ़ी ज़्यादा गंवाए हैं वोडाफोन आइडिया ने, काफ़ी लेट है अपनी 5G के एक्सपेंशंस को लेकर, और जो इनके जो ओरिजिनल जो प्रमोटर हैं बिरला ग्रुप या फिर वोडाफोन PLC, उनकी तरफ से प्रोमिसेस ज़्यादा आए हैं, एक्शंस कम हुए हैं। तो देखते हैं कि आज वोडाफोन के शेयर में किस तरह की शुरुआत होती है। 7 रुपए के आसपास के भाव हैं। जेंसॉल लगातार पिटाई का शिकार हो रहा है शेयर। एक खबर और आई है कि इरेडा जो कि पावर फाइनेंसिंग वाली रिन्यूएबल फाइनेंसिंग वाली कंपनी है, और जो ब्लू स्मार्ट करके जो उनकी कैब्स चलती थी दिल्ली NCR में, हम कैब्स काफ़ी ज़्यादा देखते थे, उनको उन्होंने फाइनेंस भी किया हुआ था। अब इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और जो बकाया है इरेडा का वो है 510 करोड़ रुपए का। ET नाउ स्वदेश लगातार आपको ऐसी कंपनीज के बारे में आगाह करता रहा है जहां पर प्रमोटर को लेकर इश्यूज हैं, जहां पर कुछ आपसे छिपाया जाता है, जहां पर आगे की विजिबिलिटी नहीं होती है। और उसी क्रम में हमने जेंसॉल पर काफी पहले, जब इसका भाव 200 रुपए के आसपास हुआ करता था, तब से हम आपको आगाह कर रहे हैं कि नहीं इसमें प्रॉब्लम है, और ये भाव गिरते गिरते देखिए 50-60 रुपए के आसपास आ गया। लगातार कमजोरी है। अब बीच में 1-2 दिन आ जाए, थोड़ी तेजी तो आ जाए, अदरवाइज आप देख सकते हैं कि 6 महीने में किस तरह का क्रैक हमने शेयर में देखा है। लेकिन चलिए अब रिपोर्ट्स भी ढेर सारी आई हैं, रिपोर्ट्स का जिक्र कर लेते हैं और उनसे समझते हैं कि आपके लिए क्या क्यूज मिल रहे हैं। हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर बताइए कौन सी रिपोर्ट्स हैं आज क्रूशियल? जी बिल्कुल, तो सबसे पहले हम टाटा पावर से ही शुरुआत करेंगे, जहाँ पर कंपनी ने Q4 के रिजल्ट अनाउंस किए थे, तो उसके ऊपर कुछ ब्रोकरेजेस नोट आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नोवामा की, जहाँ पर नोवामा ने मेंटेन रखा है रेड्यूस रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 374 का रखा है, जहाँ पर उनका कहना है कि कंपनी का जो रिन्यूएबल बिजनेस है उसमें 48% की जो है ग्रोथ देखने को मिली है FY25 में, और कंपनी का जो लॉन्ग टर्म जो है वो लॉन्ग टर्म आउटलुक जो है काफ़ी पॉजिटिव है सोलर मैन्युफैक्चरिंग और रूफ टू पोटेंशियल के चलते। इसी के साथ साथ BNK ने भी जो है नोट निकाली टाटा पावर पर, जहाँ पे उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 511 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि कंपनी का जो टाटा पावर जो कंपनी है उसके जो Q4 के रिजल्ट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, और उनका मानना है कि जो रूफ टू सोलर है वो एक ग्रोथ ड्रिवर हो सकता है कंपनी को आगे चल के। अगला जो है आयशर मोटर, जहाँ पर आयशर मोटर ने भी जो है कल अपने Q4 के रिजल्ट अनाउंस किए थे, तो उस पर नोवामा ने जो है अपना व्यू दिया है, जहाँ पर उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 6200 का रखा है, जो उन्होंने पहले 6100 का रखा था। जो इनका कहना है कि उनका मानना है कि कंपनी का जो एबिटा है उसमें मिस देखने को मिला है, लेकिन जो वॉल्यूम है उसमें जो है ग्रोथ देखने को मिली है, और उनका कहना है कि रेवेन्यू और अर्निंग जो है वो 13% CAGR से ग्रो हो सकते हैं ओवर FY25 से लेकर 27 के बीच में, और जो कंपनी का एक्सपोर्ट बिजनेस है उसमें 17% CAGR की ग्रोथ देखने को मिल सकती है।
अगला जो है जुबिलेंट फूडवर्क, जहाँ पर जुबिलेंट फूडवर्क में भी जो है अपने Q4 के रिजल्ट अनाउंस किए थे, तो उस पर कुछ ब्रोकरेजेस ने जो है अपने टारगेट प्राइस हाइक किए। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्डमैन सैक की, जहाँ पे उन्होंने मेंटेन रखा है न्यूट्रल रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो उन्होंने हाइक किया 730 पर, जो उन्होंने पहले 700 का रखा था। उनका मानना है कि Q4 का जो अर्निंग था कंपनी का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था सभी फ्रंट पर। सिटी ने जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 750 से बढ़ाकर 805 पर रखा है, जहाँ पे उनका मानना है कि जुबिलेंट जो है प्रीफर्ड पिक है QSR कवरेज में सिटी के लिए। एंटिक ने जो है मेंटेन रखा है होल्ड रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 564 से बढ़ाकर यहाँ पर उन्होंने 653 पे रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि इंटरनल एफिशिएंसीज के चलते कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कंपनी ने मेंटेन रखा है, और वॉल्यूम में भी जो है उसमें ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि उन्होंने FY26 का जो एस्टिमेट है वो 19% से रिड्यूस किया है, लेकिन जो FY27 का जो एस्टिमेट है उसमें 17% से इंक्रीज़ किया है। नुवामा ने भी जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, और उन्होंने भी जो है हाइक किया टारगेट प्राइस 776 से बढ़ाकर 838 पर। आखिर में बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर, जहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने जो है कल ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में जो है अपने रिजल्ट अनाउंस किए थे। तो यहाँ पर नोमिरा ने जो है अपनी व्यू निकाली, जहाँ पर उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो 4700 का रखा है, जहाँ पर उनका कहना है कि कंपनी का जो Q4 का जो ऑपरेशन परफॉर्मेंस था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और कंपनी का जो ऑर्डर बुक है FY25 का वो भी स्ट्रॉन्ग रहा है, और कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसमें जो है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि कंपनी जो है FY26 और 27 का अर्निंग्स जो है उसमें 37 टाइम्स और 31 टाइम्स पर ट्रेड कर रही है। सिर्फ दो ही करने के परम ठीक है। तो ये सारे के सारे ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आपके सामने रख दी, खबरों वाले शेयर्स भी हो चुके हैं, और निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी आपके सामने, ग्लोबल मार्केट्स भी हो चुका है। सिलसिलेवार तरीके से सारे पॉइंट्स रख दें, फिर बात डिस्कशन की आएगी। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इन सब चीज़ों पर डिस्कशन भी होता है। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है, और इस बीच पूनम श्रीवास्तव आज के हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे एक हम टेक लेते हैं ओवरऑल मार्केट्स के बारे में। माफ़ कीजिए, सोनम है उनका नाम, मेरे से गलती से पूनम बोला गया। सोनम श्रीवास्तव, सोनम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लग रहा है आपसे वापस बातचीत करके, और एक बार पहले भी आपसे हमारी मुलाकात हुई है, तब भी आपने हमको काफ़ी अच्छे से गाइड किया है। मैंने एक अर्निंग की शीट आपको दिखाता हूँ। एक बार जब भी शरद ने एक शीट बनाई है ना अर्निंग्स की, कि आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में से 38 के नंबर आ गए हैं, और उसमें से कितने नंबर्स अनुमान के मुताबिक हैं और कितने बेहतर हैं और कितने ख़राब हैं। एक बार ज़रा सोनम वो ग्राफिक्स अभी आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप भी देखिएगा। ये है 50 में से 38 नंबर आ चुके हैं, अनुमान के मुताबिक 17 है, बेहतर हैं 10, यानी 27 और 27 नंबर्स तो ऐसे हो जाएंगे जो अनुमान के मुताबिक हैं और थोड़े बेहतर भी हैं। तो कुल मिला के अर्निंग सीजन अभी तक तो ठीक लग रहा है। आउट ऑफ 38 27 ऐसे हैं जो कि कोई डैमेज नहीं कर रहे मार्केट्स का। एक बार आपका टेक चाहिए इस अर्निंग सीजन पे और ओवरऑल मार्केट्स पे। बिल्कुल, यहाँ पे अर्निंग सीजन अभी आपको यहाँ पे 27 स्टॉक 38 पे दिख रहे हैं, बट अगर आप पिछले 2 अर्निंग सीजन से कंपेयर करें तो ये जो रेशियो है अपग्रेड्स या फिर जो अनुमान के मुताबिक स्टॉक है उनका ओवरऑल अर्निंग में, वो काफी बेहतर हुआ है। तो मुझे भी कई ब्रोकर्स की रिपोर्ट आती हैं जहाँ पे वो अपनी यूनिवर्स में कंपेयर करते हैं, तो पिछले 2 अर्निंग सीजन से इस बार काफी बेहतर नतीजे आ रहे हैं, और ये काफी पॉजिटिव है मार्केट के लिए, क्योंकि आई थिंक FIIs भी इसी वजह से बाइंग कर रहे हैं भारत के मार्केट में, क्योंकि हमारे जो वैल्यूएशंस हैं वो काफी करेक्ट हो चुके थे। और आई थिंक बहुत सारे स्टॉक में आपको दिखेगा कि वैल्यूएशंस अभी अट्रैक्टिव हैं, अपने ऑल टाइम हाई से काफी दूर है ये स्टॉक्स। तो मुझे लगता है कि ब्रॉडर मार्केट में, सिर्फ निफ्टी की बात ना करें तो ब्रॉडर मार्केट में जो ट्रेंड है वो यहाँ से चलता रहेगा। और आई थिंक आज भी कई सारे नतीजे हैं, निफ्टी के नतीजे नहीं हैं, बट जैसे पीवी फिनटेक और ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग नतीजे आएंगे जिस पे हमारा ध्यान लगा रहेगा। शेयर्स कौन से, आप कौन से ट्रेड देना चाहते हैं? देखिए, आज के दिन मेरे ख्याल से पीबी फिनटेक का जो नतीजा है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ये स्टॉक अपने अपने क्षेत्र में काफी ग्रो कर रहा है, उनका हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर काफी ग्रो कर रहा है, बट वो अलग अलग नए बिजनेस भी चालू कर रहे हैं। तो कंपनी की कमेंट्री आज के दिन पे
काफी इंटरेस्टिंग रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे आपको मूवमेंट वॉच करना है। जैसे डिफेंस सेक्टर है जहाँ बहुत तेजी आई थी, तो हमें देखना है कि मार्केट वहां पे कैसा रिएक्ट कर रहा है। क्या ये स्टॉक की ग्रोथ प्राइस्ड इन हो गई है कि यहाँ पे और भी ग्रोथ रहती है। इसके अलावा मेरे ख्याल से बैंकिंग में थोड़ी सी हमको कमजोरी दिखी थी, तो बैंकिंग स्टॉक पे ध्यान रहेगा क्योंकि बैंकिंग में हमारा लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा बना हुआ है। और अगर आप फंडामेंटली देखें तो मॉनसून सीजन आने वाला है, इस वजह से भी ऐसे ऐसे सिनेरियो में भी हम देखते हैं कि एफएमसीजी के स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो एफएमसीजी की बास्केट पे ध्यान रहेगा, बैंकिंग की बास्केट पे ध्यान रहेगा। उसके अलावा आई थिंक आईटी सेक्टर में कैसा मूवमेंट आता है उस पर भी एक ध्यान रहेगा। सोनम जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अभिषेक बोल रहा हूँ नोएडा स्टूडियो से। कुछ ना आज खबरों वाले शेयर हैं, फटाफट आपसे जरा व्यू लेते हैं, छोटे छोटे आंसर आपसे चाहिए। यस बैंक ने जो डील की थी सुमितोमो मित्सुई बैंक के साथ इक्विटी के लिए, अब मूडीज का स्टेटमेंट आया है कि इनको क्रेडिट रेटिंग को लेकर यस बैंक को फायदा होगा। यस बैंक को, यस बैंक एक रेंज में ही है, 17 से 22-24 रुपए की हम रेंज देख रहे हैं मोटा मोटी पिछले 1.5-2 साल से। आपको लगता है कि कोई फायदा होने वाला है यस बैंक के निवेशकों को? तो यहाँ पे अलग अलग ब्रोकरेज के अलग अलग यहाँ पे व्यूज आ रहे हैं। कुछ लोग इसको रीरेट कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्यादा फायदा नहीं होगा। बट मेरे ख्याल से इनका इस एक्विजिशन के बाद यस बैंक का जो प्रेजेंस है वो अ, अपना डिजिटल सेगमेंट पे, रिटेल सेगमेंट थोड़ा बढ़ेगा, तो मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव ही रहेगा। बट हमें देखना पड़ेगा कि इस मर्जर का इफेक्ट कितनी जल्दी यस बैंक को फायदा देता है। ठीक है, देखना होगा। अभी भविष्य के गर्भ में चीज़ें हैं, देखते हैं कि चीज़ें कैसे पैन आउट होती हैं, क्योंकि बोर्ड में भी 2 मेंबर आएंगे एसएमबीसी के, यस बैंक के। देखते हैं कार्यशैली किस तरह से बैंक की बदलती है। अल्टीमेटली तो चलना बैंक को फाइनेंशियल पे ही है, वो एक देखने वाली चीज़ ज़रूर होगी। वोडाफोन आइडिया आज हो सकता है कि गैप के साथ ये शेयर खोले। दिल्ली सर्कल में भी इन्होंने 5G सर्विस शुरू कर दी है, दिल्ली एनसीआर में, और अगस्त 2025 तक देश के सभी 17 सर्कल में 5G शुरू करेंगी कंपनी ये। तो गेम में है, ऑन है, गेम इज ऑन वोडाफोन आइडिया के लिए। सोनम जी, निवेशक क्या करें, होल्ड करें? कितनी उम्मीदें हैं आपको तेजी के शेयर में? नहीं, बिल्कुल इस टाइम पे टेलीकॉम के शेयर्स जरूर अट्रैक्टिव लग रहे हैं। आइडिया यहाँ पे 3rd नंबर पे आता है, और अभी रिसेंटली भारतीय एयरटेल के रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। आपने बोला जैसे 5G में यस आइडिया लॉन्च कर रहा है दिल्ली एनसीआर में, और उसके अलावा आई थिंक उनका कुछ वेटेज भी एमएससीआई के इंडेक्स में बढ़ने वाला है। तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे वॉच करना चाहिए। बट जैसे हम सब जानते हैं कि यस बैंक की में डेट ज्यादा है, और यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें चलती रहती हैं, तो इस स्टॉक में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। बट मेरे ख्याल से इस टाइम पे हमें होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, होल्ड रखना चाहिए, होल्ड रखना चाहिए वोडाफोन आइडिया को। देखते हैं कि आज के स्पाइक के बाद ये शेयर किधर जाता है। इरेडा एक और शेयर है जो कंपनी तो काफी प्रॉमिसिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिस्टिंग के बाद काफी धमाकेदार तरीके से ये शेयर चला भी था, लेकिन फिर करेक्शन भी बड़ा जोरदार आया और 300 रुपए वाला शेयर आ गया था 150 रुपए के नीचे। अब थोड़ी सुधार की प्रक्रिया में है। खबर ये आई है कि अब जिंसॉल को जो उन्होंने कर्जा दिया है, ये इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है। जो बकाया था 510 करोड़ रुपए का था, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन बहुत छोटा भी नहीं था ये। इरेडा, यहां से आपको लगता है सोनम जी कि ये जो सुधार की जो प्रक्रिया है शेयर प्राइस में, ये आगे कंटिन्यू होगी? का स्टॉक लंबे समय के लिए तो काफी अच्छा स्टॉक है, क्योंकि ये कंपनी अपने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ऑपरेट करती है, और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का यहाँ से लॉन्ग टर्म व्यू तो बहुत अच्छा है। शॉर्ट टर्म में आई थिंक ये जो जेंसॉल का केस चल रहा है उसके बारे में, उससे उसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर कैसे जाता है, आई थिंक उस पे कुछ फर्क पड़ेगा। और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए आप उसको, मैं अभी बेट नहीं लूंगी, बट अगर आप उसको होल्ड कर रहे हैं तो आप जरूर होल्ड कर सकते हैं। होल्ड कर अलग अलग स्टॉक्स पे तो चर्चा हो ही रही है, और थोड़ा हम और भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय मार्केट्स के अंदर कौन से अलग अलग ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बड़े शेयरों में कल रिलायंस का योगदान ठीक था, रिलायंस और इन्फोसिस दोनों का ही।
आज भी सोनम क्या दोनों हेल्प कर सकते हैं मार्केट की? इन्फोसिस और रिलायंस को चेक करना, मेरे को नया नहीं लेना, बट मेरे को इन शेयर्स की स्ट्रेंथ चेक करवानी है। अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग है तभी मैं कुछ सोचूंगा। मेरे ख्याल से देखिए, रिलायंस में एक बहुत अच्छा ट्रेंड बन के आया है उनकी रिसेंट अर्निंग के पहले से ही। आई थिंक लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत अच्छी अर्निंग आएगी और रिलायंस ने डिलीवर भी किया है। अ, ना सिर्फ ऑयल एंड गैस में अच्छा मुनाफा मिल रहा है, बट उसके अलावा आप देखेंगे तो उनका रिटेल सेगमेंट और जियो में भी उनको काफी अच्छे प्रेजेंस मिल रही है। तो मेरे ख्याल से रिलायंस में इस टाइम पे पोजीशन बनाना गलत नहीं होगा। मुझे लगता है ये स्टॉक में स्ट्रेंथ यहाँ से बने रहेगी। इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस में भी एक ट्रेंड बनते आ रहा है मेरे ख्याल से। अ, ये जो एक बड़ी स्पाइक आई थी जब हमको दिखा था कि यूएस मार्केट में चीजें बेहतर हो रही हैं, फेड ने अच्छा अनाउंस, फेड ने कोई वार्निंग साइन नहीं दिए थे और चाइना यूएस की डील हो गई थी जिससे मे बी यूएस में थोड़ा थोड़ा फायदा हो। तो मेरे ख्याल से इन्फोसिस का स्टॉक भी एक रिकवरी दिख सकती है। इन्फोसिस का जो ट्रेंड रहेगा यहाँ से वो अर्निंग और कमेंट्री ड्रिवन ही रहेगा। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि यहाँ से स्टॉक बिल्कुल भी रिकवर कर जाए, बट मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि यूएस मार्केट से कमेंट्री कैसे आ रही है। तो काफ़ी सारे शेयर्स हमने आपसे पता कर लिए। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चीन और स्वदेश और मार्केट्स लाइव की हो चुकी है शुरुआत। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा और हमारे दो एक्सपर्ट फंडामेंटली आपको गाइड कर रही हैं, सोनम जी और इसके अलावा सचिन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आपको बाजार पर अपना टेक्निकल व्यू शेयर करने के लिए और एक से बढ़कर एक ट्रेड बताने के लिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया फिर से। सचिन जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। एक बार जरा अपना निफ्टी पर व्यू भी दीजिए और अपनी ट्रेडिंग कॉल्स भी शेयर कीजिए कि आज आपको कहां पर एक्शन ज्यादा दिख रहा है। जी, बिल्कुल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड सबसे पहले निफ्टी पर अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है एक रेंज जो है वो अभी के लिए एक ब्रॉडली एक रेंज में जो है वो निफ्टी मूव करता हुआ नजर आ सकता है कमिंग डेज के लिए। एंड लोअर साइड में सपोर्ट इंटैक्ट है 24,400, वायर ऑन द हायर साइड में 24,800 के आसपास में एक रेजिस्टेंस भी फेस करता हुआ नजर आ रहा है। डेरिवेटिव फ्रंट्स पर भी देखिए तो 24,700 800 के आसपास में एक अच्छे खासा राइटिंग नजर आ रहा है जो कि क्लियर कट एक रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। वायर लोअर साइड में जो है वो सपोर्ट्स इंटैक्ट है। तो मुझे लगता है जब तक ये सपोर्ट्स इंटैक्ट है, लाइक बायस जो है वो पॉजिटिव साइड के रख सकते हैं। बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन राइज, ये स्ट्रेटेजीज यूज करके निफ्टी में काम किया जा सकता है। आज चूंकि वीकली एक्सपायरी का दिन है तो उसके चलते भी हो सकता है कि थोड़ा सा एक वॉलेटाइल मूव मिले, बट जब तक सपोर्ट्स लोअर साइड में इंटैक्ट है मुझे लगता है पॉजिटिव साइड में मोमेंटम कंटिन्यू रखना चाहिए। सो बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन राइज निफ्टी में कंटिन्यू करने की सलाह रहेगी। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छे सपोर्ट्स इंटैक्ट है। ऑन द लोअर साइड 54,000 53,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वाइल ऑन द हायर साइड में जो रेजिस्टेंस है वो 55,600 पर अभी के लिए बना हुआ है। मुझे लगता है 55,600 ऑन द हायर साइड अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर 56,000 56,200 तक के लिए मोमेंटम कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो दोनों इंडाइसेस अभी के लिए एक मोर ओवर एक ब्रॉडर रेंज में मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है जब तक आप साइड में रेजिस्टेंस और लोअर साइड में सपोर्ट्स ब्रेक नहीं होते तब तक एक टाइट रेंज जो है वो कंटिन्यू होती हुई दोनों इंडाइसेस के अंदर नजर आ सकती है। स्टॉक वाइज एक्शन जरूर मार्केट में बना हुआ है एंड रेगुलर बेसिस पे हम देख रहे हैं कोई ना कोई एक नया सेक्टर्स जो है वो निकल कर सामने आता है और उससे रिलेटेड स्टॉक्स में जो है फर्दर मोमेंटम्स बनते हैं। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंडेक्स से हट के अगर हम बात करें तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम्स पर जो है वो फोकस रख के चलना चाहिए। पहले बात करते हैं ट्रेड्स की। तो सबसे पहला ट्रेड जो आज मुझे लगता है कि अच्छा मोमेंटम स्टॉक के अंदर कंटिन्यू हो सकता है। लोअर साइड से अगर हम देखें तो अच्छी रिकवरी भी स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। स्टॉक का नाम है कोल इंडिया। करीब 403 के आसपास में जो है वो कल का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है एंड अराउंड दिस लेवल से मुझे लगता है कि अच्छा स्ट्रेंथ कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है स्टॉक के अंदर। सो 403 एंड 405 अराउंड दैट रेंज अगर मिलता है तो वहां से एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। लोअर साइड में स्टॉप लॉस 390 का रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल
टारगेट मुझे करीब 420 तक के लिए लगते हैं, जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में दूसरा स्टॉक यहाँ पर जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है एमसीएक्स। एक अच्छा स्पर्ट जो है वो प्रायर डे पर हमें यहाँ पर देखने को मिला है अलॉन्ग विद दी वॉल्यूम्स। सो हायर वॉल्यूम के साथ में स्टॉक अपने प्रायर स्विंग हाइस को ब्रेक करता हुआ नजर आया, जो कि नियर अराउंड 6130 6140 के आसपास में थे। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी एक अच्छा स्पर्ट जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशंस में वापस से कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो 6200 6210 के आसपास में अगर स्टॉक प्राइसेस मिलते हैं सो एमसीएक्स में भी बाय इनिशिएट किया जा सकता है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रहेगा लोअर साइड में करीब 6045 का। अपसाइड टारगेट से यहाँ अराउंड 6350 6400 तक के लिए एक्सपेक्ट किया जा सकते हैं। ठीक है, 6350 6400 के टारगेट होंगे एमसीएक्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा 6045 रुपए का। और कोल इंडिया मेटल वाले शेयरों में हम तेजी देख रहे हैं और उसमें कोल इंडिया चुना है मेटल माइनिंग में। 420 के टारगेट होंगे, 390 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको चलने की सलाह है। प्री ओपन की शुरुआत हो रही है, अभी ये थोड़ा समय लगेगा, 5 मिनट बाद ये भाव सेटल हो जाएंगे। निफ्टी में हल्की सी तेजी दिख रही है, निफ्टी बैंक फिलहाल आपको सपाट दिखेगा। 5 मिनट बाद इसकी चर्चा करेंगे, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, स्टॉक पर लौट आते हैं। सोनम जी, अगर हम बैंकिंग की बात करें, प्राइवेट बैंक तो काफी चल गए, लेकिन जो सरकारी बैंकों का जो दिग्गज है एसबीआई 800 रुपए के भाव के आसपास थोड़ा समय बिता रहा है। आपको लगता है कि स्टीम बाकी है, एक दाव लेना चाहिए एसबीआई पर? अगर अभी के टाइम पे हम इन बैंकिंग स्टॉक्स का वैल्यूएशन और रीसेंट रिजल्ट के बारे में देखें, जहाँ पे आईसीआईसीआई एचडीएफसी ने काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए थे और आई थिंक कोटक में भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, और वैल्यूएशन के वाइज भी आप कंपेयर करें तो हमें अभी भी प्राइवेट बैंक ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। एसबीआई और यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग शेयर है। बैंकिंग सेक्टर में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के यहाँ पे संभावना है, बट अभी भी हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं। तो कुछ प्राइवेट बैंक्स हम और भी डिस्कस कर लेंगे इसी कार्यक्रम में, ताकि थोड़ा और भी आपके सामने वो सारे शेयर्स रखे जा सके। लेकिन अभी तो वक्त है नवरत्न शेयर्स जानने का। शरद मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपको बताएंगे 9 इंपॉर्टेंट शेयर्स। शरद बताएं। जी बिल्कुल, अर्निंग्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा इन 9 शेयर्स में। आयशर मोटर्स की बात करें तो मिले जुले नतीजे जो हैं चौथे तिमाही के आए हैं। कंपनी ने कहा कि ऑन ट्रैक है अपने ईवी लॉन्चेस को लेके मोटरसाइकिल्स में 2026 में, और एक्सपोर्ट्स जो है यूएस में वो कंटिन्यू हो रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आ रहा है इनके गाइडेंस के तरफ से। अगर हम बात करें टाटा पावर की तो यहाँ पे भी मिले जुले नतीजे आए हैं, लेकिन कंपनी ने एक इम्पॉर्टेंट ऐलान किया है कि वो बिड करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के डिस्कॉम प्राइवेटाइजेशन पे। कैपेक्स प्रोग्राम भी बढ़ा दिया है, 15,000 करोड़ से अब 25,000 करोड़ करेंगे। और उन्होंने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ स्लो डाउन नहीं आया अगर उनके ट्रांजिशन की बात करें। मुथूट फाइनेंस अच्छे चौथे तिमाही के नतीजे आए, एओएम आरओए इस सब में जो एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। जुबिलेंट फूडवर्क चौथे तिमाही अच्छा आया और पॉजिटिव कमेंट्री उनके टर्की बिजनेस में भी उन्होंने कहा है, तो नेट नेट जो है सपोर्टिव रहेगा स्टॉक के लिए। पिरामल फार्मा चौथे तिमाही के नतीजे में पैट में 50% का ग्रोथ आया और डोमेस्टिक बिजनेस में भी अच्छी मोमेंटम देखने मिली। लुपिन ऑलराउंड बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं, मार्जिन में भी एक अच्छा उछाल आया है और चौथे तिमाही के नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए। तो लुपिन की भी बात करें तो यहाँ पे अच्छी मोमेंटम देखने मिलेगी। शिल्पा मेडिकेयर, उनकी आर्म को जो है EIR मिला यूएसएफडीए द्वारा, वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड है, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है, पॉजिटिव है। आयरेडा नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन फाइल किए हैं जेंसॉल इंजीनियरिंग के खिलाफ। अब जो डिफ़ॉल्ट हुआ है 510 करोड़ का हुआ है, लाइकली एनपीए जो है रिकॉग्नाइज करेंगे। और जेंसॉल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे जो रिसेंटली इनके एमडी अनमोल जगनी ने भी जो है इस्तीफा दिया है। आखिर में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए, स्टॉक के लिए माइल्ड सपोर्टिव है। दिल्ली एनसीआर में 5G सर्विस जो है शुरू होने वाली है, 17 सर्कल में पूरी एक्सपेंशन अगस्त 2025 में। तो लार्जली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज है जो आज पिकअप किया 9 के नवरत्न में। ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे अभी एक्शन दिखेगा आपको। तो ये एक शेयर्स हो गए हैं, 9 के 9 इंपॉर्टेंट शेयर्स हैं। नीलेश जैन इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं और उनसे ज़रा समझ लेते हैं कि वो कौन से शेयर्स आज देना चाहते हैं। नीलेश भाई नमस्ते, ज़रा बताइए आपकी तरफ से कौन से ट्रेड होंगे। देखिए, खरीदारी पर फोकस है और जिस हिसाब से कल के सेशन में हमने टाटा पावर इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक मूव देखा था, उसके चलते यहाँ पर एक फॉलोअप मूव हमें आज के सेशन में देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 400 से 405 का एंड 391 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के टाटा पावर इस पर्टिकुलर काउंटर पे नजर रखने की सलाह होगी। इसके अलावा
एक काउंटर जहाँ पे थोड़ी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट में ऊपरी स्तरों से कल के सेशन में जिस हिसाब से सेल ऑफ आया है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन के साथ में ये सेल ऑफ आया था, तो यहाँ पर थोड़ी वीकनेस कंटिन्यू हो सकती है। 2230 से 2200 तक के लेवल्स लोअर साइड में देखने को मिल सकते हैं। 2320 का स्टॉप लॉस लगा के एशियन पेंट को शॉर्ट करके चलने की सलाह होगी। ठीक है, एशियन पेंट्स आप कह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आएगा। और खैर इस बीच आपको बता दें कि सोने चांदी में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रेकिंग खबर के तौर पर आप नीचे देख पा रहे होंगे MCX में सोने के भाव करीब 600 रुपये की गिरावट है। ठीक है, इसको थोड़ा और अब मैं और भी इस पर रिसर्च करके आपके सामने उतरूँगा वापस से, लेकिन फ़िलहाल ये जो पॉइंट चल रहा है थोड़ा सा नोटिसेबल पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अभी आज सुबह आपको अनुज ने भी गोल्ड और सिल्वर के बारे में जानकारी दी थी, और अभी के ये ट्रेड ये बता रहा है कि इसके अंदर थोड़ा प्रेशर बना है और 92,000 के लेवल को भी तोड़ के अभी कामकाज कर रहा है। इसका मतलब इक्विटीज़ के लिए कुल मिलाकर थोड़ा सा ही ठीक है। ये पॉइंट ब्रेकिंग के फॉर्म में आया है, तो इसलिए मैंने आपके सामने रख भी दिया है। खैर एनी हाउ, नीलेश भाई 2-4 शेयर जरा और भी पता करने हैं, मेरे को जरा जल्दी से बताइएगा, क्योंकि लेवल भी फिर फ्रीज हो गए, ओपनिंग भी करेंगे। पहला पॉइंट है, स्टील कंपनीज आज चलेंगी क्या? टाटा स्टील एक बार जरा चेक करना सर। बिल्कुल डिप्पी जी, देखिए मेटल स्पेस में कल के सेशन में हमने फिर से एक मोमेंटम देखा था, और जिस हिसाब से मेटल सेक्टर पिछले कुछ दिनों से एक मोमेंटम दिखा रहा है, तो यहाँ पर स्टील कंपनियों पर फोकस करने की सलाह होगी। स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील, इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक्स थोड़े से टेक्निकली पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे टाटा स्टील में अगर हम लेवल्स की बात करें तो 158, 160 तक के लेवल हमें ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर गिरावट पे खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 151 का। इसके अलावा स्टील अथॉरिटी पर भी नजर रखने की सलाह हो, क्योंकि यहाँ पर भी कल के सेशन में हमने काफी अच्छा मोमेंटम के साथ में एक ब्रेकआउट आता हुआ देखा था, तो सेल पे नजर रखिए। गिरावट पर इसे भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। 125 से 128 तक की अपसाइड हमें सेल में देखने को मिल सकती है। 119 का स्टॉप लॉस रखना होगा। के अंदर भी आज टाटा स्टील के अंदर बढ़िया गैप मिल रहा है, इसलिए मैं आपके सामने सारे स्टील काउंटर्स पूछ रहा था। और अभी तक मैंने जितने भी स्टील काउंटर्स फायर हुए हैं हमारी टीम की तरफ से, उन सभी में आपको हरा निशान तो शुरुआत में दिखेगा। डन। एक और शेयर भी है सर, ज़रा उसको भी ज़रा आप चेक कर लीजिएगा। सचिन ज़रा आप उसको चेक कीजिएगा, वो है BEL। ये चलेगा आज ये साल के हाई पे है ऑलरेडी वैसे तो। हाँ जी, बिल्कुल डिम्पी जी, ऑलरेडी स्ट्रेंथ बनी हुई है स्टॉक में। 320 के आसपास के लेवल्स थे जो कि स्टॉक ने ब्रेक किए, और उसके बाद में पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ देख रहे हैं अलोंग विद द वॉल्यूम्स। सो वॉल्यूम बाइंग है, मुझे लग रहा है क्लियर कट बाइंग स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। सो पॉसिबली चलना चाहिए अपसाइड में। मुझे लग रहा है कि एक बार 350, 355 वो टारगेट्स हो सकते हैं। सो बाइंग एक बार देख सकते हैं। लोअर साइड में स्टॉप लॉस जरूर 337 का सजेस्ट करूंगा। 337 का स्टॉप लॉस BEL के लिए। BEL ने रिकवरी बहुत अच्छी दिखाई है। सरकारी कंपनी है, डिफेंस का प्ले है, और इसमें मोमेंटम लगातार बना हुआ है। ठीक है, ये 5 दिन का ट्रेंड है ना, ये भी नीचे आपको दिख जाएगा कि किस दिन कितने रुपए ये शेयर चला है। सोनम जी, आज NCC के नंबर्स आने वाले हैं। वैसे तो कंस्ट्रक्शन में काफ़ी डाइवर्सिफाइड ये कंपनी है, लेकिन अगर हम पिछले साल भर 1.5 साल की बात करें तो निवेशकों को बहुत रिवॉर्ड किया नहीं है। सस्ता शेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छी कंपनी है। आपकी एनालिसिस क्या कहती है, क्या करना चाहिए इसमें? जीसी के शेयर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे आपने बोला कि बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं आया है पिछले कुछ टाइम पे, बट धीरे धीरे रिकवरी हो रही है शेयर में भी मार्च के बाद। एक्सक्यूज मी। और आई थिंक यहाँ पे रिजल्ट्स पे काफी डिपेंडेंट रहेगा कि आगे क्या होता है। आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में हमें एक अपटिक दिख रही है इस टाइम पे, तो जरूर यहाँ पे एक नजर रहेगी रिजल्ट्स कैसे आते हैं। आई थिंक ऑर्डर बुक्स बनती जा रही हैं इन स्टॉक्स की भी, बट काफी केपेक्स डिपेंडेंट स्टॉक रहते हैं, तो यहाँ पे हमको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। बट हाँ, आज इसके रिजल्ट पे हमारी जरूर ध्यान बना रहेगा। नतीजों पर इसके फोकस रहेगा एनसीसी के साथ साथ लगे हाथ ना सीएससी की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि नतीजे इसके भी आने वाले हैं। और कल हमने देखा था कि सीएससी के शेयर में तेजी थी। नीलेश भाई गुड मॉर्निंग, जरा सीएससी आप चेक करके बताइए। हालांकि पिछली बार जो नतीजे आए थे वो कुछ खास नहीं आए थे, थोड़ा निराश किए थे। अब शेयर काफी करेक्ट भी हुआ था, अब थोड़ा रिकवर कर रहा है। क्या कोई ट्रेड लेने की आप सलाह देंगे रिजल्ट से पहले?
मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए कल के सेशन में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर ये देखने को मिला है कि काउंटर ने अपने 200 डे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। आफ्टर लॉन्ग टाइम हमें ये क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक फॉलोअप मूव हम देख सकते हैं 173 175 तक का मूव यहाँ देखने को मिल सकता है। जब तक 161 के लेवल निचले स्तरों पर ब्रेक नहीं होते तब तक बायस पॉजिटिव साइड में रख के चल सकते हैं। कल के सेशन में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वॉल्यूम फ्रंट पे भी देखने को मिला है। तो प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट था, तो आउटलुक थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में यहाँ पे रख के चल सकते हैं। मिनट रह गए मार्केट्स के ओपन होने में। 27 पॉइंट के साथ फ्रीज हुआ है निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्रीज हुआ है 52 पॉइंट। तो देखा जाए तो बहुत बड़ा गैप नहीं है, कहने को सिर्फ हरा निशान है, लेकिन एक्चुअली में कोई खास बड़ा मूवमेंट तो नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट, स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो जो वीकली ऑप्शंस है वो थोड़ी एक्टिव रह सकती हैं, बट वो 12 बजे के आसपास होगा। शुरुआत में तो मेरे को लगता है कि सिर्फ बाजार अपनी डायरेक्शन ढूंढने में समय निकाल सकता है। 17 का विक्स है, तो वॉलेटिलिटी अपने आप में थोड़ी कम हो गई है। थोड़े दिनों पहले तक आप 22 के विक्स पे काम कर रहे थे, तो वहाँ से 5 पॉइंट टूटा हुआ विक्स है, तो ये आपको उतना वॉलेटाइल नहीं रखेगा। आज के गेनर्स, आज के सुपरस्टार कौन से बनने जा रहे हैं, उसमें एक तो होगा टाटा स्टील का शेयर, माफ़ कीजिए आइशर मोटर का शेयर करीब 1% ऊपर, भारती एयरटेल, एचसीएल टेक, बीईएल, ये कुछ एक शेयर्स है जहाँ पे बढ़त करीब आधे से पौने 1% की है। मारुति आज आधा % कमज़ोर खुलेगा, M&M भी कमज़ोर खुलेगा। ठीक है जी, ये दो ऑटो कंपनीज आज कमज़ोर हैं, लेकिन आइशर मोटर्स के पोस्ट नंबर्स करीब 1% ऊपर खुलेगा, और L&T भी करीब आज आधा % ऊपर खुलेगा। ये पॉइंट भी आप नोटिस कीजिएगा। कुछ मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स भी बता देता हूँ, जैसे कि रेमंड्स करीब 4.5-5% ऊपर खुलेगा। ये एक शेयर है। रेणुका शुगर्स करीब 5% ऊपर है। बासफ खुलेगा आज लाल निशान में, करीब 1% नीचे। तो ये अलग अलग स्टॉक्स में आपको ओपनिंग में बता रहा था कि जो थोड़े एक्शन में रह सकते हैं आज। अब मार्केट खुलने की हो रही तैयारी। लेवल के हिसाब से 24,400-500 का पूरा एक सपोर्ट एरिया है, 24,800 का रेजिस्टेंस एरिया है। तो 24,500 24,800 के बीच में फिलहाल आज बाजार पूरी तरह से रहेगा। एक्टिव होकर काम कीजिएगा, जहाँ पे ट्रेड समझ में है वहाँ पे लो, जहाँ पे नहीं समझ में है वहाँ पे छोड़ दो। रिलायंस, HDFC शेयर्स बिल्कुल सपाट खुल रहे हैं, कोई डायरेक्शन एसेस दे नहीं रहे। बड़े शेयरों में सिर्फ एक L&T है। मार्केट्स में बेल रिंग हुई, करीब 70 पॉइंट के आसपास अभी सिर्फ बैंक निफ्टी ऊपर खड़ा हुआ है, और निफ्टी भी धीरे धीरे करके अपनी बढ़त को यहाँ पे खोता हुआ ही नज़र आ रहा है, अगर आप रफ में चेक करेंगे तो फिलहाल तो निफ्टी बैंक इन रेड, निफ्टी ऑल्सो इन रेड, दोनों रेड में आ चुके हैं। देखते हैं अभी और क्या होता है। खैर थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की अभी भी ज़रूरत पड़ेगी। निफ्टी के फ्यूचर्स पे अभी हल्का सा लाल निशान है, बिकॉज ऑफ हर निशान है थोड़ा सा प्रीमियम की वजह से। इंडिया विक्स फिर से बढ़ा है करीब %0.5, कुछ ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ %0.5 इंडिया विक्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। ऐसा और तो कुछ खास मेरे को दिख नहीं रहा, ना ही नोटिस हो रहा है। अब कुछ छोटे और मझोली कैटेगरी के शेयर्स भी मैं आपके सामने फटाफट से रख देता हूँ, मैं ज़रा वो भी आप देख लीजिएगा। पहले अडानी ग्रुप के शेयर्स दिखाता हूँ आपको मैं। तो अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर आज फ्लैट कामकाज हो रहा है। अंबानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर भी कुछ खास बड़ा मूवमेंट नहीं है। जियो फाइनेंशियल्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों ऑलमोस्ट सपाट हैं। आप एडवांस डिक्लाइन की रेशियो देखेंगे तो एडवांसेस के अंदर आपको शेयर्स तो अच्छे दिखेंगे, लेकिन कुछ खास बड़ा मूवमेंट अभी तक देखने को नहीं मिल रहा बाजार में। अब आ जाते हैं कुछ आज के टॉप गेनर्स पे। आइशर मोटर्स दिखाओ स्क्रीन पर, उसकी बढ़त ऊपर आ गई है। L&T थोड़ा और ऊपर आया है। HCL टेक में भी आज शुरुआती बढ़त आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा जहां पर आज कुछ और बढ़त देखने को मिल रही है वो E-क्लार्क्स का शेयर भी है, अब 4.5% ऊपर आ चुका है। ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज मार्केट का मोमेंटम है। शुरुआत में लॉन्ग पोजीशंस कहाँ पे बन रही हैं, हालांकि इतनी जल्दी देखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ कि इनमें आज लॉन्ग पोजीशंस बनेंगी या अच्छे से बनेंगी। एक तो श्री सीमेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें बढ़िया मूवमेंट आ सकता है। एस्ट्रल लिमिटेड के अंदर आ सकता है, IRB के अंदर आज मूवमेंट आ सकता है, अपोलो टायर्स आज तेज चल सकता है। ये कुछ जो शेयर्स मैं बता रहा हूँ ना, शुरुआती सिस्टम एल्गो का मेरे पास, उससे काफ़ी हद तक मेरे को आइडिया लग रहा है कि हाँ ये शेयर्स आज थोड़ा मोमेंटो पकड़ सकते हैं। टाटा टेक पकड़ सकता है आज का मोमेंटो, ठीक है जी। इसके अलावा JSW स्टील के अंदर मूवमेंट आ सकता है। ये कुछ शेयर्स हैं, और जहाँ पे वीकनेस हावी हो सकती है वो शेयर्स भी बता देता हूँ मैं। मुथूट फाइनेंस तो खैर कमज़ोर रहेगा आज। पॉलिसी बाजार, इंडसइंड बैंक, AB कैपिटल्स,
ये कुछ एक शेयर्स हैं जहाँ पे शुरुआत में आपको दबाव देखने को मिलेगा। फिलहाल मार्केट पूरी तरह से एक रेंज के अंदर नो एग्रेशन नो डिप्रेशन वाली थीम पे काम करता हुआ, ना ही कुछ एग्रेशन आ रहा है, ना ही कुछ एज सच कोई डिप्रेशन आ रहा है। तो मार्केट पूरी तरह से एक रेंज में रहकर इस समय तो कामकाज कर रहा है। तो का खास बड़ा मूवमेंट है नहीं, देखते हैं आगे चल के अभी और क्या होता है। फिलहाल तो एक पूरी तरह से रेंज में है। हीट में अब आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी फायर करते जाइएगा। उसके बाद फिर मेहमानों से कनेक्ट करके ओपनिंग के ट्रेड लेना शुरू करेंगे। फिलहाल के लिए ऑप्शंस के अगर आप ट्रेड देखना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, 24,800 की कॉल पुट डाल लेना। नहीं भी डालोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि वो आपको डायरेक्शन देगी नहीं, क्योंकि प्रीमियम्स ऑलरेडी कॉल के ना काफ़ी कम है, सिर्फ 20 रुपये रह गए हैं। तो मत ही डालो तब भी चल जाएगा काम। बट अब थोड़ा सा विक से 1% ऊपर है, बाजार थोड़ा लिमिटेड है, तो मेरे को लग रहा है अपने बॉटम को टच करने के लिए आएगा 24,500 वगैरह को। तब देखते हैं, अगर डाटा अलाउ करेगा तो फिर बाय करेंगे, नहीं तो फिर छोड़ेंगे इसको भी। ठीक है जी, तो ये एक रफ आइडिया था जो हमें आपके सामने रखना था ओपनिंग का, वो रख दिया। तो बाजार में कंसोलिडेशन जारी है। आज भी निफ्टी में 50 अंकों की कमजोरी फिलहाल है। निफ्टी की जो गिरावट है 150 अंकों की और हो गई है। कल हमने 150 अंक गंवाए थे, आज फिर से 150 अंक। तो लगातार तीसरा सत्र है जब बाजार निफ्टी बैंक के लिहाज से आपको कमजोर दिखेगा। मेटल वाले शेयर आज थोड़े ऊपर हैं, हल्की फुल्की बाइंग आईटी में हो रही है। मेटल का ग्लोबल लिंकेज है तो वहाँ पर आपको बाइंग दिखेगी। अदरवाइज बाजार का जो माहौल है थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का ही फिलहाल दिख रहा है। जहाँ पर नतीजा आ रहे हैं उनका एक्शन दिख रहा है। मार्केट रिलेटेड जो शेयर हैं आप देखिए, CDSL हो गया या फिर आप MCX को देखेंगे, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज बाइंग हो रही है। CDSL 4% की तेजी के साथ आज निफ्टी का ये टॉप गेनर के तौर पर चेक करना होगा इसको एक बार फिर से। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके जरिए चलिए ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत करते हैं। शुरुआत नीलेश जी आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपकी नज़र कहाँ पर गई है और आप क्या खरीदने की सलाह देंगे? जी देखिए, रेलवे स्टॉक्स में कल भी हमने काफी अच्छा मूव देखा था और आज एक फॉलोअप मोमेंटम रेलवे स्टॉक से जुड़ी हुई कंपनियों में देखने को मिल रहा है। तो जुपिटर वैगन इस पर्टिकुलर स्टॉक पे नजर रखने की सलाह होगी। इनफैक्ट रेलटेल में भी काफी अच्छा मोमेंटम है, बट अक्रॉस ऑल रेलवे स्टॉक्स पर फोकस करके चल सकते हैं आज के दिन के लिए। जुपिटर वैगन JWL जिसका सिंबल है वो अच्छा लग रहा है। 396 से लेके 400 तक के लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 384 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा इंजीनियर्स इंडिया ये दूसरा स्टॉक होगा जहां पर एक ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। तो 192 से 195 तक के लेवल के लिए इंजीनियर्स इंडिया को भी रडार पे रखे चल सकते हैं। 184.5 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, 184.5 का स्टॉप लॉस EIL के लिए। ये सरकारी कंपनी है। और इसके अलावा जुपिटर वैगन रेलवे में कल हमने देखा था कि चौतरफा तेजी थी। जो सरकारी रेलवे कंपनी है RVNL, IRCTC, IRFC, रेलटेल सारे के सारे चल रहे थे और जुपिटर वैगन भी कल चल रहा था। आज फिर से थोड़ा मोमेंटम इसमें है, उसका फायदा आप उठाइए। 384 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दे रहे हैं नीलेश जी, और 396 और 400 रुपये के दो टारगेट्स आपके लिए बनेंगे जुपिटर वैगन्स के शेयर में। तो दो तेजी के शेयरों के साथ शुरुआत की है नीलेश जी ने। सचिन जी आप भी क्या लॉन्ग साइड पे ही जाएंगे? लॉन्ग साइड में ही जाना प्रेफर करूंगा और जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा अपोलो टायर। 200 DMS के इमीडिएट लेवल्स को टेस्ट करने के बाद स्टॉक के अंदर जो है वो फर्दर रिवर्सल्स कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहे हैं और मुझे लग रहा है वापस से एक अपना अपवर्ड मोमेंटम रिज्यूम करता हुआ स्टॉक नजर आ सकता है। आज एक स्ट्रेंथ भी नजर आ रही है स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी अपोलो टायर के अंदर। स्टॉप लॉस रहेगा 473 का और अपसाइड पोटेंशियल टारगेट मुझे लग रहा है करीब 505 तक के लिए देखने को मिल सकते हैं। सो पहला स्टॉक यहाँ पर अपोलो टायर और दूसरा स्टॉक यहाँ पर जो मैं रिकमेंड करूंगा वो रहेगा इरकॉन इंटरनेशनल का। इरकॉन इंटरनेशनल में अगर हम देखें तो पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। आज भी एक करीब 3.5% का उनका जो है वो गेन स्टॉक होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है अलॉन्ग विद द वॉल्यूम्स। तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम और फर्दर कंटिन्यू रह सकता है। सो इरकॉन इंटरनेशनल में बाइंग की सलाह रहेगी। 172 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है। अपसाइड टारगेट्स करीब 190 तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इरकॉन 190 तक के टारगेट, 172 का स्टॉप लॉस। और दूसरा जो शेयर चुना सचिन जी ने वो है अपोलो टायर का। वैसे देखा जाए तो नतीजे कोई बहुत इनकरेजिंग नहीं आए थे। मुनाफा ऑलमोस्ट घट के आधा हो गया था, 48% के आसपास से गिरावट आई थी। मार्जिन पर प्रेशर था। बस एक पॉजिटिव थी और वो थी रेवेन्यू ग्रोथ।
हो सकता है कि यहाँ से थोड़े से फ्यूचर को देख के बुलिश हो रहे होंगे निवेशक जो हैं, लेकिन ट्रेड के मौके आपके लिए ज़रूर बन रहे हैं। और ये लेवल्स आपके स्क्रीन पर 505 रुपये के टारगेट, 473 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं नीरज जी। सचिन जी, निफ्टी करीब 60 अंक नीचे, निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 180 अंकों के आसपास की गिरावट। हालांकि एक राहत की चीज़ ये है कि आज निफ्टी में कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जहां पर 1% की गिरावट हो। सबसे ज़्यादा कमज़ोर है डॉक्टर रेड्डीज़, 0.87% के आसपास की आज हम गिरावट देख रहे हैं। और अगर हम दूसरी साइड की बात करें यानी कि तेज़ी वाले शेयरों की बात करें तो JSW स्टील ऊपर है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ऑटो वाले शेयर चल रहे हैं, हीरो मोटो, आयशर, टाटा मोटर्स और इसके अलावा बजाज ऑटो में आज हम तेज़ी देख रहे हैं। आयशर के नंबर्स भी आए थे और आयशर के बाद हम देख रहे हैं कि तमाम जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो बुलिश हो रहे हैं। सिटी ने करीब 6,200 रुपये के टारगेट दिए हैं आयशर के लिए। जेफरीज की बात करें 6,500 के टारगेट दिए हैं। तो थोड़ा सा एक शुरुआती आप देखिए झटका लगा, उसके बाद रिकवर करके ऊपर आ रहा है। 1% के आसपास की तेज़ी इसमें है। सोनम जी, आप ज़रा ये बताइए कि अगर आपको टू व्हीलर पैक में कोई शेयर चुनना हो, क्योंकि आज से 3 साल 4 साल पहले मार्केट की स्थिति कुछ और थी, अब लोगों का जोर जो है वो प्रीमियम व्हीकल्स पर बढ़ा है, आप क्या सलाह देंगी, कहां पर दांव लगाना चाहिए लंबी अवधि के लिए? आज के टाइम पे देखिए अपने ऑटो सेक्टर में बहुत ही अच्छी अर्निंग्स नहीं आई है, तो हमने इस टाइम पर आप अगर आप ऑटो पैक में पिक लेना चाहें तो जरूर आयशर मोटर, बजाज ऑटो, ये जरूर बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं। और आई थिंक ईवी में भी इनकी ग्रोथ चल रही है। प्लस आई थिंक एक कंजम्पशन डिमांड लोग बढ़ते देखेंगे अगले कुछ क्वार्टर में। आई थिंक मॉनसून पॉजिटिव आने वाला है और कंज्यूमर डिमांड की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, तो इस वजह से भी आई थिंक टू व्हीलर पैक में ये स्टॉक्स इंटरेस्टिंग रहेंगे। बढ़िया है, आयशर हैं, बजाज ऑटो हैं, ये सही लग रहे हैं सोनम जी को। एक और सरकारी कंपनी जिसके बारे में हम व्यू लेंगे वो है BHEL का। सचिन जी, BHEL जरा चेक कीजिए, देखिए दोनों शेयर ये BHEL और BL ये साथ साथ गिरे थे। हाँ, सेगमेंट थोड़ा सा अलग जरूर है, लेकिन गिर के 200 रुपये के आसपास आए। BL तो अच्छे से रिकवर कर गया, लेकिन BHEL नहीं कर पाया, थोड़ा रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है। कैपिटल गुड्स वाले शेयरों में हाल फिलहाल हमने थोड़ा सा निराशा देखी भी थी ये युद्ध के बाद से। BHEL को आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और इमीडिएट ब्रेकआउट्स मिले हैं स्टॉक के दो ट्रेडिंग सेशंस पहले। स्टॉक के लेवल्स थे करीब 230 टू 33 के आसपास के। उन कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक करने के बाद स्टॉक जो है वो थोड़ा सा अपसाइड में मूव करता हुआ, सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। प्रायर डे पर जरूर एक साइडवेज मोमेंटम हमने यहाँ पे नोट किया है, बट मुझे लग रहा है अभी भी स्ट्रेंथ है अपसाइड में। पोटेंशियल टारगेट जो है वो करीब 248 250 के इमीडिएट नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और बेस अभी के लिए कंसिडर किया जा सकता है, यानी कि जो सपोर्ट और स्टॉप लॉस हम जिसे बोल सकते हैं वो करीब 232 का। तो जो लोग ऑलरेडी पोजीशन में हैं वो होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए भी 232 के बिलो के स्टॉप लॉस के साथ में एक बार इनिशिएट किए जा सकते हैं। अपसाइड टारगेट 248 250 के लिए। ठीक है, अलग अलग स्टॉक्स पे एक बार रिकमेंडेशंस और ले लेते हैं। और देखिए मार्केट्स में आज वैसे मैं सिर्फ निफ्टी के पॉइंट से बता देता हूँ, आज पूरी तरह से एक रेंज है। 40 पॉइंट गिरना कोई गिरना नहीं है, और 140 पॉइंट बैंक निफ्टी का भी कोई गिरना नहीं है। इसमें नोटिस करने वाली बात है, क्या विक्स एबनॉर्मल बढ़ रहा है? नहीं, वो तो नॉर्मल है, 1% है। क्या बाज़ार ने कोई रेंज का ब्रेकआउट किया है? नहीं, कल की लोज भी ब्रेक नहीं किए अभी तक। तो क्या बाज़ार ने नया हाई ब्रेक कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्या रिलायंस में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है फॉल का या राइज का? नहीं। HDFC में है? नहीं। तो मार्केट में अगर आज देखेंगे ना, डल, प्योर डल सेशन जिसे कहते हैं ना, कंसोलिडेशन का मैसेज देना, वो सब चीज़ें आपको दिख रही हैं। लगे हाथ एडवांस डिक्लाइन भी दिखा दो आप, वो भी देख लो आप, तो वहाँ पर भी आपको ना डलनेस साफ साफ दिखेगी। इसलिए मैंने आज कहा था कि अगर आज ऑप्शंस वालों को छुट्टी भी करनी हो ना तो कर लें, लेकिन सिर्फ निफ्टी वाले ना करना, क्योंकि उनकी आज वीकली एक्सपायरी लगेगी। तो अदरवाइज़ ऑप्शंस में आज पूरी तरह से दिन ठंडा रह सकता है। एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी आप देखो तो आपको कुछ ज़्यादा बड़ा बहुत मेजर वाला फ़र्क नहीं दिख रहा। डिक्लाइंस 75 शेयर हैं, एक तरफा करने के लिए कम से कम डिक्लाइंस 25 होने चाहिए थे, लेकिन ये अभी भी 75 की कैटेगरी में खड़े हैं। तो ना ही ऊपर जा रहा है बाज़ार,
ना ही ज़्यादा नीचे जा रहा है बाज़ार। इंडेक्स में तो आज बड़ा मुश्किल होगा पैसा बनाना, और कोई भी अभी चला और अभी टूटा की ना फीलिंग आएगी मार्केट्स में, वो मत फंसना उसमें जब तक कोई डिसाइसिव अब लेवल ब्रेक नहीं होते या फिर रेंज के बॉटम पे या टॉप पे नहीं पहुंचते, तब तक तो कोई ट्रेड ही मत लेना इंडेक्स में। स्टॉक्स में करो काम, खूब बढ़िया करो। आज देखो कितनी बढ़िया लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं जिन शेयर्स में। मैं एक बार उनकी सूची भी आपको बता देता हूँ। JSW एनर्जी बढ़िया शेयर आज। JSW स्टील मैंने नोटिस करवाया था आपको कि आज ये टूटेगा नहीं, इसमें लॉन्ग पोजीशंस बन रही है, 2% ऊपर आ गया। श्री सीमेंट आपको कराया था, 2% ऊपर आ चुका है ये, ठीक है ना। तो ये कुछ साफ सुथरे शेयर आपको दिख रहे हैं। टाटा टेक नोटिस कराया था, 1.5% ऊपर खड़ा है। एक बार जरा हीरो मोटोकॉर्प चेक करेंगे, सचिन आप ही चेक करेंगे हीरो मोटोकॉर्प। या सो एक रेंज में जो है स्टॉक फंसा हुआ था, वो फाइनली रेंज ब्रेक हुई। करीब 4000 के आसपास का एक हर्डल था ऑन दी हायर साइड में, वो स्टॉक्स ने वो लेवल्स ब्रेक किए हैं और अपने 100 DMS के ऊपर जो है स्टॉक सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेंथ लग रही है बिल्कुल अपसाइड में, मुझे लग रहा है करीब 4250 4300 ये टारगेट्स हो सकते हैं जो कि हमें नियर टर्म में स्टॉक के अंदर टेस्ट होते हुए नजर आए। अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट हम करीब 4000 के आसपास का ही कंसीडर करके चल सकते हैं। तो जो लोग पोजीशंस में मुझे लगता है होल्ड कर सकते हैं, 4000 के अराउंड के एक स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड में 4300 तक के लिए वेट किया जा सकता है। ठीक है, 4300 तक के लिए वेट किया जा सकता है हीरो मोटो में। बढ़िया रिकवरी आई है, नतीजे भी इसके ठीक ठाक रहे थे, उस दम पर ये शेयर चल रहा है, करीब 2% के आसपास की तेजी है। आज मेटल काउंटर हम देखने की फ्लेवर में है, हालांकि बड़ी तेजी हो चुकी है ऑलरेडी, ये थोड़ी फॉलो बाइंग आ रही है। सोनम जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, किसी को अगर मान लीजिए निवेश के लिहाज से मेटल को सोचना हो, वैसे तो काफ़ी लंबे टाइम से एक ट्रेडिंग रेंज में ही ये सारे के सारे शेयर रहे हैं, सिक्लिकल इन नेचर भी हैं ये, आपकी राय क्या होगी? आपको लगता है कि उत्साह थोड़ा सा और बढ़ेगा, और किसी को मान लीजिए बहुत लंबा नहीं, अगर 6 महीने साल भर के लिए सोचना हो तो अपॉर्चुनिटी बन सकती है? सोनम जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी। देखिए, मेटल काउंटर में आई थिंक जो अभी तेजी आई है पिछले कुछ दिनों में, वो गवर्नमेंट ने जो ट्रम्प के टैरिफ के खिलाफ WTO में कंप्लेन की थी, उसकी वजह से आई है। आई थिंक ये काफी पॉजिटिव न्यूज है, बट आई थिंक इसमें टैरिफ में क्या होता है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। साथ के साथ आई थिंक कमोडिटी प्राइस पे हमको अभी ठीक है, कुछ नेटवर्क की भी दिक्कत है और सोनम जी का समय भी हो गया है। सोनम जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। बाजार बिल्कुल नैरो रेंज में है, मतलब ये देखिए, बाजार खुले 15 मिनट हुआ और आप देखिए कोई मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ठंडा पड़ गया। 60 अंक नीचे निफ्टी है, करीब करीब 200 अंक नीचे निफ्टी बैंक है। लेकिन ये जरूर है कि ये आपको जो फ्रंटलाइन इंडेक्स हैं थोड़े से आपको साइडवेज जरूर दिखेंगे, कंसोलिडेशन जरूर दिखाएंगे, लेकिन मिड कैप में, स्मॉल कैप में ऐसा नहीं कि वहां तेजी थम गई है, वहां तेजी हो रही है। आज लगातार चौथा सत्र है जब मिड कैप इंडेक्स आपको ऊपर दिखेगा। स्मॉल कैप में भी कल हमने 1% के आसपास की तेजी देखी थी। आप देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स आज भी आधे % ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स आज भी चौथाई % ऊपर है। और वही वजह है कि जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है अभी फिलहाल उतना कोई बेहतर है, बल्कि करीब 1700 शेयर ऊपर हैं और 650 शेयर जो है NSE पर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। इंडिया विक्स चौथाई % ऊपर रह गया है, 17.25 के आसपास के लेवल्स हैं, देखते हैं कि उसमें क्या होता है। लेकिन यहाँ से कोई हरकत हम स्टॉक्स में कोई चरनी में नहीं देख रहे हैं। जो शेयर ऊपर खिले वो ऊपर दिख रहे हैं, जो नीचे खुले फिलहाल वो ऊपर ही दिखाई दे रहे हैं। एक शेयर पर जरा व्यू चाहिए, एंजल वन, जरा चेक करके बताइए आप सचिन जी, क्या व्यू होगा आपका? क्योंकि जो मार्केट रिलेटेड जो शेयर्स हैं उनमें रैली हुई है। एंजल वन ने पहले परफॉर्म अच्छा किया था, बीच में थोड़ा थमा था और हाल फिलहाल थोड़ी तेजी हम देख रहे हैं।
तो सर बहुत अच्छा सेटअप बना है स्टॉक के अंदर। डेली चार्ट्स पर अगर मैं देखूं तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स फॉर्म हुआ है और नेक लाइन के ब्रेकआउट्स जो है वो आज आते हुए नजर आए हैं। स्टॉक ने अपने 200 डीएमएस को भी ब्रेक किया है, तो मुझे लगता है एक अच्छा बुलिश रिवर्सल यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है और अपसाइड में कुछ बड़े टारगेट्स जो है वो स्टॉक के अंदर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। अभी के लिए करंट मार्केट प्राइस से अगर मैं देखूं तो इमीडिएट टारगेट मुझे जो लग रहा है वो करीब 2800 तक के लिए लग रहा है और अराउंड दैट लेवल्स अगर स्टॉक सस्टेन हो जाता है तो फिर पॉसिबिलिटी 3000 तक के भी रेंज को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। सो बुलिश ब्रेकआउट्स हैं मेरे हिसाब से। जो लोग पोजीशंस में हैं बिल्कुल वेट कर सकते हैं। इवन फ्रेश बाइंग के लिए भी अट्रैक्टिव लेवल्स हैं, यहाँ पर भी फ्रेश बाइंग पर इनिशिएट की जा सकती है। लोअर साइड में स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखेंगे और अभी के लिए जो अच्छे सपोर्ट लेवल बन रहे हैं वो 2430 के आसपास में बन रहे हैं। सो 2430 एक स्टॉप लॉस लेवल हो सकता है। करंट मार्केट प्राइस से भी इवन बाइंग के लिए देखा जा सकता है। फर्स्ट टारगेट 2800 और अराउंड दैट लेवल अगर सस्टेन होता है तो 3000 तक के पोटेंशियल टारगेट नियर टू शॉर्ट टर्म के अंदर स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। व्यू आपको रखना पड़ेगा एंजल वन में 2800 के और 3000 के टारगेट के लिए 2430 का आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए इस शेयर में। नीलेश भाई, आज हम देख रहे हैं कि शुगर शेयरों में मिठास है। बजाज हिंदुस्तान हो गया, श्री रेणुका, शक्ति शुगर, ये तमाम शेयर हम देख रहे हैं कि 2.5-3-4% ऊपर कारोबार कर रहे हैं और आज बलरामपुर चीनी के नंबर्स भी आने वाले हैं। शुगर में कहीं आपको मौके दिख रहे हैं? कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? नीलेश जी, अच्छा ठीक है, नीलेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सचिन जी, आप ही इस पर आंसर दीजिए। आप बताइए, शुगर में आपको मौके कहां दिख रहे हैं? बलरामपुर चीनी के नंबर आ जाएंगे, शेयर 1% ऊपर है, बाकी शेयर ज्यादा चले हुए हैं। वेल बिल्कुल बलरामपुर का ही चार्ट इवन थोड़ा सा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है यहाँ पर। जिस तरीके से हमने कंसोलिडेशन अभी के लिए हम देख रहे हैं 560 के आसपास के लेवल्स के आसपास में था, वो फर्दर लेवल्स ब्रेक हुए हैं। करीब 1% के आसपास की गेन दिखा रहा है स्टॉक। ऑन दी लोअर साइड में 540 एक इमीडिएट बेस, एक इमीडिएट सपोर्ट अभी के लिए स्टॉक में बना हुआ है और मुझे लगता है अगर कोई बाइंग लेता भी तो 540 थोड़ा सा डिप में जरूर स्टॉप लॉस बन रहा है बट सेफर साइड का स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस प्लेस किया जा सकता है। अपसाइड टारगेट जो है वो करीब 580 टू 590 ये लेवल्स तक देखने को मिल सकते हैं। सो स्टॉक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा पॉजिटिव है, बाइंग साइड में रहा जा सकता है। स्टॉप लॉसेस का जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक दो शेयर थोड़े और है मेरे पास बताने के लिए। एक और पॉइंट भी मैं आपके सामने नोटिस कराता हूँ, जैसे मैंने सुबह भी आपको बताया था। विक्स गिरने का मतलब ये नहीं कि फियर कम हो रहा है, विक्स गिरने का मतलब ये भी है कि वॉलिडिटी भी कम हो रही है। अभी तो सिर्फ कल से पहला दिन हुआ है, कल 5% विक्स टूटा था। टुडे इज़ द फर्स्ट डे जब आप देख रहे हो कि मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा। और एक और पॉइंट, मार्केट अगर आएगा भी ना तो पहले अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस में से किसी को टच करेगा, तभी उसके बाद उसमें चेंज होगा, नहीं तो चेंज भी नहीं होगा। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर बाजार ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आने पर जब तक अपने बॉटम को टच नहीं करता ना, तब तक वो अपनी तस्वीर नहीं बदलेगा, आधे रास्ते से नहीं मुड़ेगा। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये आधे रास्ते से बाजार मुड़ने वाला नहीं है। एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपको मैं दिखाता हूँ। 24,800 की कॉल पुट दिखा सकते हो आप, आज की डेरिवेटिव एक्सपायरी की, आज की दिखाना जो 15 तारीख की हो रही है निफ्टी की, 24,800 की कॉल और पुट। अगर आप देखो कॉल तो गलनी थी क्योंकि अब आप लोअर बेस को टच कर रहे हो, 24,500 वाली कैटेगरी में आ गए। अब आप अभी 80 पॉइंट की और गुंजाइश है, थोड़ा और चला जाएगा तो फिर आप बिल्कुल उस बॉटम को टच करोगे, तब 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस डालो, भले एक छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट आप कर पाओगे। ये 24,800 की कॉल है 15 मई वाली, देखो पूरी गल गई। 70% तो आज ही आज में टूटी, इससे पहले भी कल नहीं चली हुई थी। कल का हमने जो डेरिवेटिव्स डाटा चेक के सब किया, ये पिछले 3 दिन से गल रही हैं कॉल्स। तो आज फर्स्ट हाफ में क्या होगा, कॉल्स को सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब आप देखो 90 पॉइंट निफ्टी नीचे है और एक पारंपरिक तरीका हो गया जब से वीकली एक्सपायरी आई है कि एक तरफ के हिस्से को पूरा जीरो कर दो पहले तो एक तरफ के सभी लोग ख़त्म, फिर जो दूसरे तरह के लोग हैं। अब इसकी पुट दिखाओ 24,800 वाली, अगर आप पुट देखोगे ना तो उस रेशो में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही, सिर्फ 20-22% आपको दिखेगी। ये देखो पुट आप, तो पुट में एग्रेशन बहुत नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट हाफ में कॉल्स का जब पूरा पैसा खत्म हो जाएगा तो हो सकता है बाद में पुट की भी हल्की हल्की सी राइटिंग हो। इन बिटवीन तब तक क्या होगा कि हम 24,500 को टेस्ट करने के लिए पहुंच चुके रहे होंगे। तो होता क्या है कि बाजार में बहुत बहुत क्लियर होता है जिस दिन वीकली एक्सपायरी हो रही है कि जो वीक है उसको और वीक करो
और जो स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग करो। ये लेसन है, इसमें ये निर्दयी वाला लेसन है कि जो वीक है उसको और वीक कर दो, जो स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग कर दो, ताकि एक तरफ का पूरा पैसा आए और बाद में जो एक्सट्रीम हो गया है वापस में वहाँ से भी माल छोड़ो। आप देख लीजिएगा, आप थोड़ा बहुत आप भी देखिए, मैं भी सीखने की प्रोसेस में हूँ, तो जो मैं पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ, अगर आपके पास कोई और वैल्यू एडिशन हो तो भले चाहे आप मेरे को लिख के भी भेज सकते हैं। कुणाल बोत्रा हमसे बहुत अच्छे से जानते हैं सारी चीज़ें, मास्टर है इन सब चीज़ों के, इसलिए कुणाल भाई से खैर मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। मौका मिलता था तो मैं जाके उनके टेबल पे बैठता था और उनसे 4 पॉइंट से हमको सीखने को मिलती थी। आज भी हम यही कोशिश करेंगे कि ऑन स्क्रीन उनसे कुछ ना कुछ और स्टडी करवाएं। 100 पॉइंट करीब करीब निफ्टी नीचे आ चुका है, 260 लग गया है लेवल्स 24,800 की पुट का, इसका मतलब यहाँ से आके शायद थोड़ा स्टेबिलिटी भी आ जाए। कुणाल भाई एक बार आपके रिकमेंडेशन, पहले तो इंडेक्स पे और फिर अलग अलग स्टॉक्स पे करते हैं चर्चा। पहले इंडेक्स पे गाइडेंस दीजिए। तो धन्यवाद डिम्पी जी शो पे इनवाइट करने के लिए। मेरा मानना है कि आई थिंक अब हम थोड़ा वीकर टेरिटरी में आ गए इंडेक्स में, बिकॉज लास्ट 3 से 4 दिन में मंडे के मूव के बाद में हम बिल्कुल भी फॉलोअप अपटिक नहीं देख रहे इंडेक्स में, और अब हम एक मेजर सपोर्ट को थ्रेटन कर रहे हैं 24,500 का स्पॉट लेवल्स पे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज की जो वीकनेस है, थोड़ा सा जंप जो है इंडिया विक्स में है, लार्ज कैप स्टॉक्स में जो वीकनेस दिख रही है, ये शायद इंडिकेट कर सकता है कि इंडेक्स की ट्रेंड आज के लिए थोड़ी सी वीक या नेगेटिव रह सकती है। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 24,500 की पुट अगर ये 30 रुपये के आसपास मिल जाती है तो एक अच्छा बेट बन सकता है यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए आज की एक्सपायरी के लिए। और मेरा मानना है कि अगर 30 के आसपास से अगर ये पुट मिल जाती है तो करीबन 65 से 75 का एक इंट्राडे टारगेट रख सकता है इस पुट ऑप्शन पे, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 20 का। और ठीक है, 20 का एक स्टॉप लॉस रख लेना। आज का बॉटम ऑलमोस्ट ही बना हुआ है, लेकिन कुणाल भाई थोड़ा खिंच गया है मामला, 46 हो गया है, डिप की वेट करना पड़ेगा फिर तो। करेक्ट, 30 रुपए पे डाले ना, बिट डाल के रखे ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं दिक्कत नहीं है, बिकॉज डिम्पी फर्स्ट हाफ एन आवर 1 आवर मार्केट्स जनरली बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली फाइट करते हैं बुल्स एंड बेयर्स, तो उस डायरेक्शन में इनफैक्ट हमने छोटा सा गैप डाउन किया था, पुट ऑप्शन करीबन 45-50 टच किया था, उसके बाद में इंस्टेंटली इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स हम वापस से 20-25 के लेवल्स पे वापस आ गए थे। तो मेरा मानना है कि आई थिंक 30 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस पुट ऑप्शन को बाय करने के लिए। अब आपने शेयर बताएं, उससे पहले जरा जुबिलेंट फूडवर्क चेक करना सर। एक नेगेटिव खबर इसके रिजल्ट्स के साथ जुड़ी हुई थी, वो टर्की वाला बिजनेस हमको शरद बता रहे थे इसके बारे में। ये 2% नीचे है, बिल्डअप भी काफ़ी अच्छा है, मतलब आज एग्रेसिव शॉर्टिंग हुई है इस पर। एक बार जरा जुबिलेंट फूडवर्क देख के बताओ कहाँ तक और नीचे जा सकता है। तो ये इस स्टॉक को इनफैक्ट मैं बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा था लास्ट 1 महीने से करीबन, बिकॉज बार बार ये स्टॉक 700-710 के आसपास में स्लिप हो जाता था। तो हम रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं, जब इंट्राडे अगर इंडेक्स जंप करता है तो ये स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है, तो हम काफ़ी सारे पैरामीटर्स से इन स्टॉक्स की मेजरमेंट करते हैं। उन काफ़ी मेजरमेंट्स के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टॉक में थोड़ी सी सेलिंग अभी भी बाकी है। आज की कैंडल के बाद जो वीकनेस दिख रही है जुबिलेंट फूड में, ये इंडिकेट कर रही है कि जो पुराना लो था, स्विंग लो था, उसको ब्रेक करना चाहिए स्टॉक। वो लेवल करीबन 652 के आसपास है, तो यहाँ से मेरे अनुमान से इतनी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक एक 650 के लेवल्स को वापस से रीटेस्ट कर दे, और इसका स्टॉप लॉस अगर ट्रेडर्स रखना चाहे तो वो होगा आज का हाई जो करीबन 695 के आसपास है जुबिलेंट फूड पर। ठीक है, 695 के टारगेट जुबिलेंट फूड के लिए। हालांकि 2% के आसपास की कमजोरी इसमें फिलहाल देखने को मिल रही है। निफ्टी की जो कमजोरी हो गई है वो हो गई करीब 100 अंकों के आसपास की। निफ्टी बैंक के करीब 350 अंक कमज़ोर, यानी कल 150 अंक, आज 350 अंक। उसके पहले हमने 450 अंकों की शेडिंग देखी थी, तो थोड़ी वीकनेस तो आ रही है। 54,500 का इंडेक्स हो गया, और हमने देखा था कि 55,000 के ऊपर, 55.5 के ऊपर भी निकला था, 500 अंकों के आसपास की दूरी रह गई थी ऑल टाइम हाई से। थोड़ी सी वीकनेस आ रही है। एक शेयर जहाँ पर स्ट्रेंथ है, हालांकि तेज चाल हाल फिलहाल 1-2 दिन में नहीं है, लेकिन चढ़ा अच्छे से है, वो है इंटरग्लोब एविएशन। एक बार सचिन जी आप इस पर गाइड करेंगे, इंटरग्लोब एविएशन क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं?
या बिल्कुल एंड देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव साइड में बना हुआ है, हालांकि हायर साइड में थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं स्टॉक के अंदर, बट मुझे लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर भी जो है ना वो ब्रेकआउट्स कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रेंथ स्टॉक के अंदर बनी हुई है, अच्छे वॉल्यूम्स है, आरएसआई भी करीब 58-60 के आसपास में मूव करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है वो मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। मुझे लग रहा है अराउंड करीब 5500 यस 5500 के आसपास में अगर स्टॉक का प्राइसेस मिलते हैं तो फिर वहां पर एक बार जो है वो अगेन से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। तो 5500 के आसपास के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो फिर अपसाइड मोमेंटम करीब 5700 5750 तक के लिए कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। तो 5500 के ऊपर ही मेरे सबसे एक बार फ्रेश बाइंग के लिए देखना चाहिए एंड लोअर साइड में स्टॉप लॉस रहेगा उस केस में करीब 5420 का। ठीक है, 5420 का स्टॉप लॉस होगा इंटरग्लोब एविएशन के लिए। कुणाल जी, डिफेंस वाले शेयर आप भी लगातार ट्रैक कर रहे होंगे, चार्ट्स भी आप चेक कर रहे होंगे, और हम देख रहे हैं कि आज कुछ सिलेक्टिव बाइंग आज भी है। मझगांव डॉक में थोड़ी सी हम तेजी देख रहे हैं। वैसे तमाम शेयर चले हैं, मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड हो गया, गार्डन ब्रिज शिप बिल्डर हो गया, ये और अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इनफैक्ट पहलगाम हमले के बाद से एक डेटा में दिख रहा था कि ऑलमोस्ट 85,000 करोड़ रुपए की नेट मार्केट कैप एडिशन है ये डिफेंस वाले शेयरों में। आप जरा ये बताइए कि जिन्होंने महीने भर पहले मान लीजिए पोजीशन ली होगी, कहां पर अभी लॉन्ग को होल्ड करना है और कहां पर प्रॉफिट टेकिंग कर लेना है? तो अभिषेक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक अभी हम वो जोन में आ रहे हैं जहाँ पे बहुत कंसेंसस ट्रेड बन रहा है डिफेंस सेक्टर्स, बिकॉज क्या हो रहा है कि बाकी सारे सेक्टर्स में कोई चाल दिख नहीं रही है, कोई मोमेंटम नहीं है, कोई मूव नहीं है। उस लिहाज से आई थिंक जो एक मोमेंटम सेक्टर होता है जनरली हम देखते हैं कि उसमें वेटेज बढ़ जाता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और काफ़ी सारी बार हम देखते हैं कि ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं वो प्लेटो हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे फ्लैट रिटर्न्स, फ्लैटिश हो जाते हैं स्टॉक्स अपने ट्रजेक्टरी में। तो मेरा मानना है कि आई थिंक पॉसिबल है कि जो डिफेंस स्टॉक्स है अब उस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी चाहिए जो भी ट्रेडर्स अगर अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड करना चाहे डिफेंस स्टॉक्स में। हाँ, इनकी ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जो हम 6 मंथ्स 9 मंथ्स का चार्ट देख रहे हैं, अगर हम लास्ट 2 ईयर्स का चार्ट्स भी देख रहे हैं, तो उस लिहाज से प्रोसेस इन लोगों ने बहुत अच्छा कंप्लीट किया है, एक रैली का, मेजर करेक्शन का और वापस एक कमबैक का। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ज़्यादा कंसेंसस ट्रेड हो गया है डिफेंस स्टॉक्स। तो उस लिहाज से मैं वेट करूंगा यहाँ पे, अगर कोई भी शॉर्ट टर्म डिप आता है, 3-5% का डिप आता है अगर स्टॉक्स लाइक HAL, BEL में, या एक 10-15% का डिप आता है GRC, कोचिन शिपयार्ड, बिकॉज ये थोड़े से स्टॉक्स जो है वो हाई बीटा स्टॉक्स है। अगर इनमें उन बीटा स्टॉक्स के हिसाब से अगर करेक्शन आता है तब मेरे अनुमान से इनमें बाइंग की जानी चाहिए। फिलहाल करंट लेवल्स पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच रहूंगा डिफेंस स्टॉक्स पर। कुणाल भाई, कोई और ऐसा शेयर जो आप नोटिस करवाना चाहते हो अपनी स्टडी से, अपने डाटा से, या फिर उसका पैटर्न ऐसा हो? मैं उसमें 2 कैटेगरी डाल देता हूँ। फर्स्ट एक इन्वेस्टर्स कैटेगरी जो कि 1 से 1.5-2 साल रहेंगे, सेकंड स्विंग ट्रेडर्स कैटेगरी जो 1 महीना रहेंगे या इस एक्सपायरी तक रहेंगे। तो उसी हिसाब से दोनों शेयरों की कैटेगरी आप अलग अलग बता दीजिएगा। तो मैं इन्वेस्टर कैटेगरी की 2 स्टॉक्स बताऊंगा। पहला इनफैक्ट रहेगा L&T फाइनेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक 170 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया लग रहा है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म चार्ट्स पर, बिकॉज इसने काफ़ी सारे पैरामीटर्स को टिक बॉक्स किया है। अगर हम देखें मोमेंटम, अगर हम देखें वॉल्यूम्स, अगर हम देखें ऑसिलेटर्स की मूवमेंट, काफ़ी सारे पैरामीटर्स में ये स्टॉक जो है वो बहुत अग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक मीडियम टर्म ट्रेडर्स यहाँ से अगर 1 ईयर 6 मंथ्स प्लस का भी टाइम फ्रेम रखें तो करीबन 15% से 25% का एक अपसाइड यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो करीबन 195-200 का एक मीडियम टर्म टारगेट रख सकते हैं L&T फाइनेंस में, और स्टॉप लॉस स्ट्रेट का रख सकते हैं करीबन 158 के आसपास में। और एक और स्टॉक है जो हालांकि आज स्टॉक थोड़ा सा मूव कर गया, बट लास्ट 4-5 दिन से ये स्टॉक मेरे रडार पे था, वो है कैमलिन फाइन साइंस, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। अगर इसको हम लॉन्ग टर्म मंथली और क्वार्टरली चार्ट्स पर देखें तो 175 का एक मेजर ब्रेकआउट पॉइंट था कैमलिन फाइन में। आज स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव किया है, बट अगर हम लास्ट 1 वीक 10 डेज का भी चार्ट देखें तो 175 के आसपास एक स्विंग ब्रेकआउट, मल्टीपल पैटर्न ब्रेकआउट्स, RSI स्ट्रेंथ ब्रेकआउट है स्टॉक में। तो ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 225-250 का इसमें एक लॉन्ग टर्म टारगेट रख सकते हैं।
शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बिकॉज मेरा बायस थोड़ा सा आज नेगेटिव साइड में है, तो मैं एक सेल कॉल इनिशिएट करूंगा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। एनटीपीसी 335 के आसपास का एक मेजर सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे एक इंट्राडे एज वेल एज डेली चार्ट्स में एक मेजर सपोर्ट ब्रेक हो सकता है एनटीपीसी में, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक 327 के आसपास आ सकता है और 338 का स्टॉप लॉस रख सकता है एनटीपीसी पर। ओके ठीक है, एनटीपीसी आपका एक शॉर्ट कॉल हो गया, बकायदा डेज हाई भी वो डेज लो भी वो टेस्ट कर रहा है। इसके अलावा आपने जो और शेयर्स बताया वो सब हमने सब नोटिस कर लिए सर, और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कुणाल बोथरा आपका आज समय देने के लिए। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, लक्ष्मीकांत शुक्ला जी को जोड़ लेते हैं, यस सिक्योरिटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताकि वो ऑप्शंस का ट्रेड आपके सामने रख पाएँ। तो लेके आइए ऑप्शंस का चैंपियन और लक्ष्मीकांत शुक्ला जी को कर दीजिए कनेक्ट। शुक्ला जी नमस्ते, बताइए सर कौन सा शेयर ढूंढा है आपने जिसकी ऑप्शन ट्रेड देना चाहते हैं आप? सुप्रभात सर जी। तो आज के ऑप्शन चैंपियन में हम हैवेल्स इनिशिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर हमें पिछले 2 से 3 दिनों में एक हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके प्राइजेस अभी अपने बुलिश क्रॉस ओवर 20 और 100 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। आरएसआई भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ये स्टॉक मार्केट की इस गिरावट में भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो हमें लगता है कि हैवेल्स में 1620 का कॉल ऑप्शन हमें लेकर चलना चाहिए। अराउंड 30 रुपीज के आसपास मिलता है तो हमें इसे बाय करना चाहिए। इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो 50 रुपीज का रहेगा और जो स्टॉप लॉस रखना है वो हमें 20 रुपीज का रखना है। एज पर लॉट साइज, इसका लॉट साइज 500 है, तो जो मैक्सिमम रिस्क निकल के आ रहा है वो 5000 का आ रहा है, जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो अराउंड 10,000 के आसपास है। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। ये आपने जो हमको शेयर्स बताया है हेवल्स का 1620 की स्ट्राइक वाला, ये हमने नोटिस कर लिया। 10,000 5,000 का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन है, रेशियो हो गया 1:2, रेट वगैरह सब सामने रखे हुए हैं, साफ़ सुथरा ट्रेड है। एक्सरसाइज प्राइस भी 50 से कम ही बनता है। तो ये एक शेयर हो गया जो लक्ष्मीकांत शुक्ला जी ने आपको बताया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक पॉइंट और है, एक शेयर इनफैक्ट और है जो उसके बारे में और पता कर लेते हैं। आज वैसे सिलेक्टिव है, ऐसा नहीं कि बाइंग हो नहीं रही, बाइंग हो रही है, बट पुशअप जिसे कहते हैं वॉल्यूम बेस्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं हो रही है। मैं आपको बताऊं, एक श्री सीमेंट है जिसको मैंने सुबह सुबह ही आपको नोटिस कराया था, अब वो करीब 3% हो चुका है ऊपर, ठीक है। और JSW स्टील भी करीब 2% ऊपर हो चुका है। IRB भी नोटिस करवाया था, आपको ध्यान होगा, 2% वो भी ऊपर है। और इन्हीं सब में ही अब बाइंग बन रही है। देखोगे कोई भी शेयर जो मैंने अभी तक बोला है सब ऑलमोस्ट अपने डेज हाई पे आके खड़े हुए होंगे। एक शेयर है जिसका भी प्राइस एक्शन नहीं हुआ बट थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम इसके अंदर आ रहा है, वो है TVS मोटर्स का शेयर। सचिन भाई चेक करना चार्ट्स में कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है क्या TVS मोटर्स? बिल्कुल एक कंसोलिडेशन फेज में डिम्पी जी अभी, और मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस में मिलने चाहिए और ब्रेकआउट्स के लेवल हैं 2780 के। सो 2780 जैसे ये फर्दर लेवल्स ब्रेक होते हैं अपसाइड में करीब 2850 2880 तक के लिए मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। तो बाइंग की सलाह रहेगी बिल्कुल, बट 2780 के ऊपर ही रहेगी। ब्रेकआउट आने का वेट करना चाहिए मुझे लगता है फ्रेश बाइंग के लिए। और 2780 के ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो एक स्टॉप लॉस भी प्लेस करना रहेगा 2730 का। तो उस स्टॉप लॉस के साथ में बाइंग बिल्कुल बन सकती है 2850 2870 को भी टारगेट। ठीक है, 2850 2870 यानी कि यहाँ से करीब 100-125 रुपए के मूव की आप उम्मीद कर सकते हैं। और अगर आप टू व्हीलर देखेंगे जिनकी तुलना हम TVS मोटर से करते हैं, बजाज ऑटो या फिर हीरो मोटो, उन दोनों के मुकाबले बेहतर रिटर्न जनरेट करके वैसे भी TVS मोटर ने दिए हैं। निफ्टी करीब 125 अंक नीचे, निफ्टी बैंक 250 अंक नीचे, आज भी कमजोरी। यानी कि जो उत्साह बना था अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील होने के बाद, तो फिर कितना उसका इम्पैक्ट आया? रफली 2%, क्योंकि हमने 24,900 950 के लेवल देखे और वहां से फिसल के आ गया है 24,500 के आसपास निफ्टी। तो उत्साह नहीं है। आज भी ऐसा लग रहा है कि नहीं इसी तरह का लैकलस्टर माहौल रहेगा, शायद यहाँ से प्रेशर थोड़ा और बढ़ जाए। कोई रिकवरी ऐसा फिलहाल अभी दिखी तो नहीं है बाजार में। एक और शेयर जिसमें थोड़ी सी तेजी दिख रही है और उसका ट्रिगर और होता है सचिन जी, एस्ट्रल जरा चेक करेंगे आप। एस्ट्रल में 1.5% के आसपास की तेजी दिख रही है। क्या तेजी एक्सटेंड हो सकती है? मॉनसून का भी प्ले हो सकता है शेयर ये?
हाँ, वेल ओवरऑल अगर देखें तो स्ट्रक्चर तो वीक ही है, बट लोअर साइड से एक पुल बैक मूव कंटिन्यू करने की कोशिश स्टॉक के अंदर जो है वो पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से देखने को मिल रही है। इमीडिएट सपोर्ट्स करीब 1253 55 के आसपास के थे। यहाँ से स्टॉक के अंदर जो है वो एक रिकवरी मूव, एक पुल बैक मूव कंटिन्यू हुआ है। मुझे लगता है उनकी हायर साइड में थोड़ा सा ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि जो लाइक अपसाइड है वो थोड़ी सी लिमिटेड ही नजर आ रही है, और पोटेंशियल्स जो है वो करीब 1380 1400 वहां तक के लिए और देखने को मिल सकता है। सो करंट मार्केट प्राइस से अगर हम बात करें तो यस 40 से 50 रुपए तक का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है स्टॉक के अंदर, और 1400 के आसपास में हो सकता है स्टॉक वापस से एक रेजिस्टेंस को फेस करता हुआ नजर आए। एंड इन केस अगर कोई इस मोमेंटम को प्ले करना चाहता है, बाइंग लेता है, तो मेरे सबसे 1340 करीब करंट मार्केट प्राइस से एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा डाउन साइड में 1300 का उसके साथ। ठीक है, एस्ट्रल को लेकर ये व्यू। एक और खबर आ रही है, आपको याद होगा कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें 26 लोग मारे गए थे, उसकी जिम्मेदारी ली थी टीआरएफ ने, यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट। इसको लश्कर का समर्थन भी हासिल है। और अब यह खबर आ रही है कि भारत ने यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की है। पूरी खबर के साथ हमारी सहयोगी सुमिता करीर हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुमिता, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? जी, इंडिया का डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पाकिस्तान के अगेंस्ट कंटिन्यू हो रहा है। एक टेक्निकल टीम जो है इंडिया से, वो न्यूयॉर्क में है अभी, और वो ब्रीफ कर रही है यूनाइटेड नेशंस की 1267 सैंक्शंस कमिटी को। और ये इसलिए कर रही है ताकि टीआरएफ को एक टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया जा सके। रिमेंबर, टीआरएफ वही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो एलईटी की एक आर्म है, जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की पहलगाम टेरर अटैक के लिए, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। और एविडेंस प्रेजेंट किया जाएगा टीआरएफ एलईटी के लिए, ताकि इसके ऊपर सैंक्शंस इम्पोज किए जा सके और पाकिस्तान को इम्प्लीकेट किया जा सके। उसके लिए भी एविडेंस प्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का रोल रहा है टेरर में, स्पॉन्सर करने में टेरर को, और कंप्लिसिटी रही है उसकी। और जो टीम अभी, सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि जो टीम अभी यूएन जो अभी न्यूयॉर्क में है, वो काउंटर टेररिज्म यूएन के ऑफिस से मिलेगी और काउंटर टेररिज्म कमेटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट से भी मिलेगी। बट ये सैंक्शंस कमेटी है क्या? 1267 सैंक्शंस कमेटी, ये एसेंशियली एक बॉडी है यूएनएससी के अंडर जो डेजिग्नेट करती है ऑर्गेनाइजेशंस को एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और सैंक्शंस इम्पोज करती है। और पाकिस्तान के रोल की अगर बात करें तो पाकिस्तान जो है एक नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी में, और वो काफी टाइम से बिड कर रहा है, इंडिया ब्लॉक कर रहा है इंडिया की बिड को, टीआरएफ को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने में, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाने में। और वो उसकी हेल्प कर रहा है चाइना। इट्स बीन, सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि चाइना हैज बीन सक्सेसफुल इन ब्लॉकिंग द मेंशन ऑफ द टेरर आउटफिट्स नेम इन द यूएनएससी स्टेटमेंट कंडेमिंग द पहलगाम टेरर अटैक। और मई में और नवंबर 2024 में इंडिया ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी टीआरएफ के रोल को लेकर, कि उसका टेरर अटैक्स में क्या रोल रहा है कमेटी को। ठीक है सुमिता, बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट के लिए। और ये होना भी चाहिए था, ये स्वाभाविक कदम है, क्योंकि अलग अलग टेरर ग्रुप बना के भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का जो काम करते हैं आतंकी संगठन, जिनका बेस अधिकतर, ज़्यादातर हम कह सकते हैं 90% वो पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान उसको मानता नहीं है, लेकिन भारत ने जो हमले किए वहाँ पर उनके टेरर कैंप्स पर, उससे साबित हो गया, दुनिया के सामने पाकिस्तान एक्सपोज भी हुआ है। और इस बीच फिर ये कदम कि टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की गई है भारत की ओर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और शेयरों पर जरा व्यू ले लेते हैं। टाटा मोटर जरा सचिन जी आप चेक करेंगे, नंबर थोड़े से वीक इसके आए थे, लेकिन रिकवर कर रहा है, फिर से 700 रुपए के ऊपर आ गया है। ये दिख रहा है कि 700 के स्तर को पकड़ के रखने की कोशिश है टाटा मोटर की। अभिषेक जी, और करीब 725 730 के आसपास के हाईज इसमें देखे थे हमने पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस पहले। वहां से स्टॉक में जो है वो स्लाइट करेक्शंस कंटिन्यू हुआ था, बट ऑन द लोअर साइड में वापस 680 685 के आसपास से स्टॉक जो है वो एक पुल बैक मूव कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे बिल्कुल 700 के आसपास के लेवल्स को काफी रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है, और मुझे लग रहा है आज अगर ये 700 के ऊपर ही पॉसिबली क्लोज होता है तो फिर वापस से 730 740 वो प्रायर अपने जो इमीडिएट जो स्विंग हाइज थे उन लेवल्स को रीटेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है।
सो 700 अभी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, और जब तक इसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन हो रहे हैं पॉसिबिलिटीज है 730 740 के लेवल्स को टेस्ट करने की। लोअर साइड में सपोर्ट भी अच्छे बने हुए हैं स्टॉक के अंदर, 670 वो एक अच्छे सपोर्ट्स हैं। मेरे हिसाब से जो लोग पोजीशंस में है 670 बिलो के स्टॉप लॉस के साथ में एक बार होल्ड कर सकते हैं। इवन फ्रेश बाइंग के लिए एक बार 700 के ऊपर जिस तरीके से अभी स्टॉक सस्टेन कर रहा है, मुझे लगता है एक बार क्लोजिंग का वेट करना चाहिए फॉर द फ्रेश बाइंग के लिए। सो 700 के ऊपर अगर आज पॉसिबली क्लोज मिलता है तो फिर 730 740 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 740 तक के टारगेट हो सकते हैं। कुछ शर्तें, कंडीशन अप्लाई हैं, वो आप ध्यान में रखिएगा, जिसका सचिन जी आपको जानकारी दे रहे हैं। स्विगी लिमिटेड, ये हमने शेयर देखा था कि जब इन्वेस्टर लॉक इन खुला था 83% शेयर होल्डिंग का प्री आईपीओ जो इन्वेस्टर होते हैं उनके, उसके बाद शेयर में हमने कमजोरी देखी। आज संभालने की कोशिश है और अपने रिकॉर्ड लो से अब थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है। यकीन करें इस पर सचिन जी, रिकवरी होगी इसमें? और ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। वन प्रायरली भी हमने देखा है कि लोअर साइड से एक पुल बैक मूव आता है और फिर वापस से स्टॉक जो है वो अपना डाउनवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देता है। तो बहुत ज्यादा कन्विक्शन यहाँ पर अभी भी बाइंग साइड में मुझे नहीं आ रहा है पर्सनली। मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्ट्रक्चर है यहाँ पर लाइक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन का, उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। एंड फ्रेश बाइंग के लिए तो अवॉइड करने की टोटली सलाह रहेगी। बट हाँ, जो लोग ऑलरेडी फंसे हुए हैं वो अभी के लिए इमीडिएट स्टॉप लॉस करीब 295 उसको कंसीडर कर सकते हैं और उसके साथ में एक बार होल्ड कर सकते हैं। इनकेस कुछ पुल बैक्स अगर हमें मिलते हैं तो अपसाइड में पॉसिबली हो सकता है करीब 320 325 वो लेवल्स स्टॉक टेस्ट करता हुआ नजर आए। ठीक है सचिन जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, काफ़ी सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए आज आपने, इसके लिए डबल बार आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, मैं अपनी सहयोगी आशीषा को अपने साथ जोड़ लेता हूं ताकि आप ये जान पाएं कि आयशर मोटर्स के नतीजे कैसे रहे हैं, क्या इम्पैक्ट है और आगे मार्जिन्स वगैरह कैसे देखे जा रहे हैं। आशीषा जरा बता दीजिए आयशर मोटर्स के बारे में। आयशर मोटर्स के नतीजे तो मिले जुले थे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री जो FY26 को निकल कर आई है डोमेस्टिक बिजनेस के लिए, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए और रॉयल एनफील्ड बिजनेस के लिए, वो काफ़ी पॉजिटिव है। आंकड़ों की बात करें तो मार्जिन्स में थोड़ी सी डिटीरियोरेशन दिखी है इस तिमाही में और अनुमान से काफ़ी कमज़ोर रहे हैं। 24% पर मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं वर्सेस 26.5% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। इनफैक्ट एबिटा पर व्हीकल की बात करें तो 8 क्वार्टर्स के निचले स्तर पर ये फिगर आता हुआ नजर आया। तो ऑपरेशनली कमजोर नतीजे थे, मार्जिन्स भी कमजोर रहे, लेकिन जैसे मैंने बताया मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी अच्छी थी। सबसे पहले रॉयल एनफील्ड की बात करते हैं, जहां पर मैनेजमेंट ने कहा कि डोमेस्टिक और ओवरसीज मार्केट्स में रॉयल एनफील्ड की सेल्स बढ़ती हुई नजर आएगी। FY26 में रूरल और अर्बन डिमांड दोनों में इंप्रूवमेंट दिखेगी इंडिया ऑपरेशंस पर, और इसके अलावा सिलेक्ट मॉडल्स पर अप्रैल के महीने से उन्होंने 1.15% के प्राइस हाइक्स लिए हैं। तो ये प्राइस हाइक्स का इम्पैक्ट भी इस क्वार्टर से आता हुआ दिखेगा, जिसके चलते रियलाइजेशंस भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा VECV सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पर भी आउटलुक पॉजिटिव है। उन्होंने कहा कि कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिखेगा, रिप्लेसमेंट डिमांड और इंफ्रा स्पेंडिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते VECV सेगमेंट का डिमांड आउटलुक भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो ऑल इन ऑल ऑपरेशनली नंबर्स वीक थे, मार्जिन्स अनुमान से कमज़ोर आए, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री फिर भी काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। ठीक है, कमेंट्री अच्छी है और भरोसा उसके बाद अच्छा है ब्रोकरेजेस का, उसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। थोड़ा सा नीचे आया है, सपाट हो गया। आज मार्केट का मूड भी अच्छा नहीं है, दिक्कत ये है। चलिए एक काम करते हैं, एक